अध्याय 361 सबसे महत्वपूर्ण सहयोग। इसाबेला को जाते देख चेन रूई ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वह सीधे हॉल की ओर चल पड़ा। चाहे वह कोई कहानी वाली महिला हो या नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। शुरू से ही दोनों लोग केवल विनम्रता का दिखावा कर रहे थे, लेकिन ईमानदारी नहीं थी। लेकिन चेन रूई ने ज्यादा ईमानदारी से काम लिया। हालांकि ये तो बस एक नाटक था। चाहे वह कितना भी तल्लीन क्यों न हो, ये तो अभिनय ही था। उसके लिए इसाबेला का मूल्य ऑब्सीडियन और बड़े परिवारों के साथ साथ रोमन के ब्रीज शैडो बूट्स के बीच और भी संघर्ष पैदा करना था। पहला लक्ष्य मूलतः पूरा हो चुका था। वह धीरे धीरे दूसरे के लिए रास्ता खोज लेगा। जहां तक उसके पीछे की रहस्यमयी शक्ति का सवाल है, चेन रूई की वर्तमान शक्ति अभी पर्याप्त नहीं थी। साथ ही योजना एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी, इसलिए वह अतिरिक्त परेशानियां पैदा नहीं करना चाहता था। रॉयल हाइनेस ऑब्सीडियन, आज की बैठक में आपको हुई परेशानी के लिए कृपया मुझे माफ करें। हॉल में ऑब्सीडियन को देखते ही चेन रूई का पहला वाक्य माफी का था। माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए। ऑब्सीडियन ने सिर हिलाया, लेकिन सर चार्ल्स को ध्यान रखना चाहिए था कि बड़े परिवारों की पृष्ठभूमि में सत्ता का एक मजबूत आधार होता है। ऐसी कई बातें हैं जो मैं भी नियमों से परे नहीं जा सकता। इसी वजह से सर के साथ अन्याय हुआ है। मेरा मानना है कि जब तक हमारा सहयोग सफल रहेगा, तब तक तथाकथित नियम आपके द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। चेन रूई हल्के से मुस्कुराया। ऑब्सीडियन की आंखें चमक उठीं। तो सर सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। कल रात की बैठक में जिस इंसान ने काली औषधि दिखाई थी, उसने पहल की थी। उसने जानबूझकर थोड़ी नाराजगी दिखाई थी। वह सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ऑब्सीडियन ने बड़े परिवारों को सार्वजनिक रूप से दबाने का फैसला किया। अब जब उसने इंसान को स्वेच्छा से सहयोग का जिक्र करते सुना, तो उसे लगा कि ये सब बेकार नहीं गया। मैंने महामहिम की ईमानदारी देखी है। चेन रूई वास्तव में तुरंत सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने एक विचारशील भाव दिखाया। मैंने कहा है कि फॉलन एंजल एम्पायर और रॉयल हाइनेस ऑब्सीडियन ही मेरे एकमात्र सहयोगी हैं। जैसा कि महामहिम ने कहा है, ये भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए सत्य है। महामहिम की उपाधि, मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही आपको महामहिम कहना चाहिए। आखिरी वाक्य ने ऑब्सीडियन के दिल को झकझोर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। काली औषधियों का निर्माण काफी जटिल है। इसके अलावा मेरे गुरु एक उच्च कोटि के गुरु हैं। उत्पादित काली औषधियां लगभग 100% शुद्ध सुपर ब्लैक औषधियों के बराबर होती हैं। इनकी कीमत काफी ज्यादा है। महाराज को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। चेन रूई ने एक पल सोचा। उसने लाल रंग की हीलिंग औषधि की एक बोतल निकाली। महाराज, इस सुपर हीलिंग औषधि की बोतल को आजमाने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ सकते हैं जो 100% शुद्ध भी है। इसका प्रभाव सामान्य औषधियों से कहीं अलग है। 100% शुद्धता, इसे वाकई कमाल कहा जा सकता है। ऑब्सीडियन दंग रह गया। उसने लाल पोशन लिया और एक पल सोचने के बाद एक गार्ड को बुलाया। उसने एक मामूली चोट का प्रयोग किया। इसका असर और ठीक होने की गति वाकई मास्टर लेवल के उच्च श्रेणी के लाल पोशन से कहीं ज्यादा थी। ऑब्सीडियन बहुत आश्वस्त हुआ। दवा की गुणवत्ता जितनी ज्यादा होगी, उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा इस तरह की चीजें उच्च स्तरीय ग्राहकों के लिए लक्षित थीं, और ग्राहकों के स्रोत की भी कोई चिंता नहीं थी। इस बहुमूल्य संसाधन के विशाल आर्थिक और राजनीतिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी बड़ी धनराशि इसके लायक थी। तो कितनी निवेश राशि की आवश्यकता है? हमारा सहयोग दीर्घकालिक है और शुरुआती निवेश भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा। चेन रूई ने एक अनुमानित संख्या बताई, जिससे ऑब्सीडियन के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी यह राशि बहुत ज्यादा थी। ये बहुत बड़ी थी। मुझे भी पता है कि यह राशि बहुत बड़ी है, लेकिन ये पहले से ही सबसे सुव्यवस्थित बजट है। चेन रूई ने ऑब्सीडियन के हाव भाव देखे। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए ये शक्ति तैयार करने का चरण है। हाथ में सबसे महत्वपूर्ण गुप्त हथियार सही समय से पहले उजागर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कैम्पलोथ परिवार के धन को बड़े पैमाने पर नहीं जुटाया जा सकता, अन्यथा ये दूसरे राजकुमार के संदेह को जगाएगा। इसलिए प्रारंभिक चरण में धन का मुख्य स्रोत केवल महामहिम से ही हो सकता है। पर्याप्त स्टार्टअप फंड के साथ, जब तक पर्याप्त मात्रा में काली औषधि का उत्पादन होता है, तब तक प्राप्त धन लागत से कई गुना अधिक होता है। अन्य पहलुओं से हमारे लाभ की तो बात ही छोड़ दें। ऑब्सीडियन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने फिर से सिर हिलाया। चार्ल्स, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन सच कहूं तो 400 साल पहले हुए 3 राज्यों के शांति समझौते के अनुसार फॉलेन एंजल साम्राज्य को डार्क शैडो साम्राज्य और ब्लडी साम्राज्य को हर साल काफी मात्रा में धन देना होता है। खजाना असल में पर्याप्त नहीं है। जल्द ही होने वाली पोषणीय प्रतियोगिता के अलावा मेरे द्वारा जुटाया जा सकने वाला धन शायद इस जरूरत को पूरा न कर पाए।
इस प्रकार का वित्त पोषण वास्तव में श्रद्धांजलि अर्पित करना था, लेकिन ये फॉलेन एंजल साम्राज्य के लिए सबसे अच्छा परिणाम था, जो युद्ध में सबसे कमजोर था, शांति के बदले में इस पद्धति का उपयोग करने में सक्षम होना। चेन रुई ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास एक तरीका है, मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। मुझे बताओ। हमारे कैंपलॉट परिवार की एक धन उगाहने वाली व्यावसायिक पद्धति है। जब कोई बड़ा व्यवसाय होता है तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़े और छोटे गठबंधन परिवारों से धन इकट्ठा करने के लिए परिवार के नाम का उपयोग करते हैं। इसे इक्विटी भागीदारी कहा जाता है। फिर हम लाभ को प्रत्येक परिवार की इक्विटी भागीदारी में वितरित करते हैं। सामान्य तौर पर यह लाभदायक है। इस प्रकार का धन उगाहना परिवार के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान कर सकता है और उसके स्वयं के निवेश जोखिम को कम कर सकता है। ये वास्तव में एक प्रकार के कल्याण के बराबर है, क्योंकि इसमें प्रतिफल की राशि निवेश राशि से बहुत अधिक होती है। धन उगाहना। ऑब्सीडियन सोच में पड़ गया। ये धंधा जरूर मुनाफा देगा। तब तक जो लोग काली औषधियां ढूंढ रहे हैं वे जरूर इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। हम डार्क मून के नीलामी घर से औषधियों की कीमत आसमान छूने तक बढ़ाने का तरीका भी सीख सकते हैं। तो मैं अभी राजधानी के प्रमुख परिवारों से धन इकट्ठा करूंगा और तब तक रिटर्न वितरित करूंगा। चेन रुई ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। नहीं, कैंपलॉट तो बस एक परिवार है, लेकिन महाराज एक साम्राज्य चलाते हैं। क्यों न इस दायरे का और विस्तार किया जाए। ऑब्सीडियन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एस्टेट। चेन रुई ने सिर हिलाया। अब तक मुझे फॉलन एंजल साम्राज्य की स्थिति की कुछ समझ हो गई है। महाराज, यह आपके लिए एक और पहलू से अपने नियंत्रण को मजबूत करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए लाभ का उपयोग करें। कभी कभी यह शुद्ध बल या व्यवस्था से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। तुम्हारा मतलब है? ऑब्सीडियन की आंखें चमक उठी जब वह धीरे से खड़ा हुआ। चेन रुई ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज बहुत चतुर राजा हैं। मुझे दांव पर ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस एक बाहरी व्यक्ति हूं। साम्राज्य की विभिन्न संपदाओं का विवरण केवल महाराज ही जानते हैं। उस समय महाराज उन्हें वास्तविकता के आधार पर नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इक्विटी भागीदारी की राशि, रिटर्न का वास्तविक प्रतिशत वगैरह सब आपके नियंत्रण में हैं। मुझे विश्वास है कि महाराज को परेशान करने वाली कुछ समस्याएं भी इससे आसान हो जाएंगी। इस संकेत ने ऑब्सीडियन को और भी खुश कर दिया। चार्ल्स सही कह रहा है। उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाभ का इस्तेमाल कभी कभी बल प्रयोग से ज्यादा कारगर होता है। हो सकता है इस बार यह सचमुच पूरे साम्राज्य की संरचना बदल दे। उस समय भले ही मुझे फॉलन एंजल की तलवार पहचान ना पाए, मैं भी एक सच्चा सम्राट बन सकता हूं। लेकिन एक बात है जिसका महाराज को ध्यान रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ धन संपत्ति नहीं है, इसलिए हम इस धन संग्रह का असली उद्देश्य फिलहाल किसी को नहीं बता सकते। काली औषधि का गुप्त हथियार सबसे उपयुक्त समय पर ही प्रकट होगा ताकि उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े। दुश्मन को सतर्क करने से बचने के लिए मेरा वहां आना उचित नहीं है। अगर किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत है तो महाराज ही उसे स्वयं संभाल सकते हैं। चेन रुई ने ऑब्सीडियन की ओर देखा जो अभी भी सोच रहा था। उसके हाथ में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। अगर महाराज में इतनी हिम्मत है तो मैं आपके साथ एक समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी कोई बड़ा जोखिम उठाया हो और उसे ऑब्सीडियन की चिंता हो। इसमें कोई शक नहीं कि अगर चार्ल्स की कहानी सच थी तो यह वाकई एक हताशा भरा कदम था। ऑब्सीडियन ने समानता अनुबंध की विषय वस्तु को ध्यान से देखने के बाद अपने मन से आखिरी संकोच भी दूर कर दिया। जब तक वह ईश्वर के राज्य में नहीं पहुंच जाता, यह अनुबंध अपरिवर्तनीय है। मेरी जानकारी के अनुसार चार्ल्स और रेड स्पिरिट लॉर्ड जोश ने जब पहली बार सहयोग किया था तब उन्होंने समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में उन्होंने समझौते के अनुसार कई गुना अधिक लाभ लौटाया। इस प्रकार अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अगर हम अभी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो यह एक औपचारिक सहयोगात्मक संबंध की स्थापना के बराबर है। ये दानव लोक और मानव जगत के बीच युद्ध से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है, इसलिए किसी भी प्रकार की शंका या संदेह की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 2 अन्य लोग हैं जो चार्ल्स के साथ काम करने की क्षमता रखते हैं। चार्ल्स को मुझे चुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे लिए साम्राज्य को पूरी तरह से नियंत्रित करने और दानव लोक में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का ये सबसे अच्छा अवसर है। इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आगे की बातें सुचारू रूप से चलीं। दोनों पक्षों ने सफलतापूर्वक समानता समझौते पर हस्ताक्षर किए और एक सच्चा गठबंधन बन गया। हालांकि चेन रुई की शक्ति ऑब्सीडियन से कहीं कमजोर थी, फिर भी सहयोग के मामले में चेन रुई ही असली नेता था। असली राजकुमार की पहचान के अलावा ऑब्सीडियन ने अपने दानव अधिपति का अभिमान नहीं दिखाया। उसका लहजा और भी दोस्ताना हो गया। अब और देर न करें महाराज, कृपया यथाशीघ्र धन जुटाने के लिए लॉर्ड्स की एक बैठक बुलाएं। मैं आज ही मानव जगत में लौटकर संबंधित मामलों की व्यवस्था करूंगा।
आधे महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद मैं धन लेने राजधानी आऊँगा। एक और अच्छी खबर यह है कि मेरे गुरु के हाल के वर्षों के श्रमसाध्य शोध की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अब समाप्त हो रही है। मैं तब तक महाराज के लिए एक नया उपहार लाऊंगा ताकि महाराज दूसरी बार तरोताज़ा हो जाएं। कायाकल्प। ओब्सीडियन हैरान था, क्या ये दीर्घायु औषधि हो सकती है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुनरुत्थान औषधि के अलावा ग्रैंड मास्टर सन सिमियोव एक दीर्घायु औषधि विकसित करने वाले हैं। अंतिम सर्वोच्च काली औषधि। यद्यपि राक्षसों का जीवनकाल मनुष्यों की तुलना में अधिक लंबा था, विशेषकर शक्तिशाली राक्षसों का, फिर भी वे अंततः बूढ़े होकर मर जाते थे। उच्च पदस्थ राक्षस हमेशा शिकायत करते थे कि उनका जीवन लंबा नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से ही पौराणिक देवताओं के अलावा कोई भी प्राणी वास्तव में अमर नहीं हो सकता था। इसलिए जो कुछ भी जीवनकाल बढ़ा सकता था वह अत्यंत मूल्यवान हो गया था। दीर्घायु औषधि ऐसे ही खजानों में से एक उत्कृष्ट औषधि थी। ये किसी विशिष्ट संख्या में वर्षों की वृद्धि नहीं करती थी, बल्कि संपूर्ण जीवनकाल के अनुपात में वृद्धि करती थी। दूसरे शब्दों में, जीवनकाल जितना लंबा होगा उसके सेवन का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। महागुरु के असाधारण कौशल के साथ इस औषधि की प्रभावकारिता निश्चित रूप से दानव अधिपति के ओब्सीडियन के लिए कल्पना से परे होगी। ओब्सीडियन अब बुढ़ापे के करीब था। अगर वह महागुरु द्वारा निर्मित उच्च शुद्धता वाली दीर्घायु औषधि ले लेता तो जैसा कि चार्ल्स ने कहा था, वह दूसरी जवानी के बराबर होता। जीवन मेरा अपना किसी भी धन दौलत से नहीं मापा जा सकता। अगर यह औषधि भविष्य में दानव लोक में प्रकट होती है तो यह निश्चित रूप से अन्य सभी काली औषधियों से भी अधिक शक्तिशाली होगी। इसके अलावा चार्ल्स ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसके दिल को और भी अधिक छू लिया। मेरे शिक्षक के एक घनिष्ठ मित्र हैं जो यांत्रिकी के महागुरु हैं। इस बार जब मैं वापस आऊँगा तो मैं शिक्षक से इस बारे में बात करूँगा। तब शायद मैं महाराज की किसी कलाकृति की समस्या का समाधान करने में उनकी मदद कर सकूं। कलाकृति। गिरते हुए देवदूत की तलवार। ओब्सीडियन की आंखें चमक उठीं। पुनरुत्थान औषधि के कारण जो उत्साह अभी अभी कम हुआ था वह उसके दिल में फिर से उमड़ने लगा। राजपरिवार की यह सबसे बड़ी कलाकृति ही उसकी अब तक की सबसे बड़ी शंका थी। यही वह सबसे बड़ी बाधा भी थी जिसने उसे आधिकारिक रूप से फॉलन एंजल सम्राट बनने से रोका था। आधिकारिक तौर पर अगर कोई व्यक्ति शाही परिवार से था तो उसे कलाकृति द्वारा पहचाना जा सकता था। या तो मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी ने अंत में कोई मुहर छोड़ दी थी, या ओब्सीडियन को कलाकृति द्वारा सचमुच तिरस्कृत किया गया था। उसने इतने सालों में हर तरह के तरीके अपनाए थे, लेकिन उसे कलाकृति द्वारा कभी पहचाना नहीं गया था। इसी वजह से वह स्वॉर्ड ऑफ फॉलन एंजल और मिडनाइट सन वंश के एक दूसरे से संपर्क में आने से ज्यादा डरता था। यहाँ तक कि पूर्व क्राउन प्रिंस ग्रिम के छोटे भाई, जो उनके भतीजों में से एक थे, इवान सेन को भी उसने गुप्त रूप से कैद कर लिया था। दानव लोक में कोई ग्रैंड मास्टर स्तर का मैकेनिक नहीं था, भले ही शीर्ष मैकेनिक, नेट और तीनों में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिभाशाली आर्थ, जो गायब हो गया था, असली ग्रैंड मास्टर स्तर से अभी भी काफी दूर थे। चार्ल्स का शिक्षक, जो सुपर ब्लैक पोशन का पूरा सेट बना सकता था, सचमुच एक शीर्ष ग्रैंड मास्टर था। अगर वह उसका करीबी दोस्त बन सकता था तो वह मैकेनिक ग्रैंड मास्टर भी असाधारण ही होगा। शायद वह उस समस्या का समाधान कर सके जिसने ओब्सीडियन को कई सालों से परेशान किया था। चेन रुई इस बार असल में फॉलन एंजल की तलवार चुराना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी से कामयाबी नहीं मिलती। फॉलन एंजल की तलवार ऊंट की कमर तोड़ने के लिए आखिरी तिनका हो सकती है, लेकिन हालात को पलटने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं होगी। अगर शिया के पास वाकई फॉलन एंजल की तलवार होती तब भी ओब्सीडियन झुकता नहीं। ज़्यादा प्रतीकात्मक कलाकृतियों की तुलना में दुश्मन की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। चार्ल्स को व्यक्तिगत रूप से विदा करने के बाद ओब्सीडियन अपने दिल में खुशी को और ज़्यादा नहीं रोक पाया और ज़ोर से हंस पड़ा। कुछ देर के लिए वह आत्मसंतुष्ट महसूस करने लगा। वह कल्पना करने लगा कि भविष्य में वह दानव लोक को कैसे बड़ी सफलता से चौंका देगा। चेन रुई भी हंसना चाहता था क्योंकि योजना का सबसे अहम हिस्सा आखिरकार पूरा हो गया था। अब अगला कदम ये देखना था कि ओब्सीडियन ने चेन रुई की तरफ से जोखिम उठाने और धन जुटाने में कैसे मदद की। खैर, ये तो बस फायदे के लिए दोस्त को धोखा देने की बात थी। ओब्सीडियन ग्रिम क्राउन प्रिंस और उसके समर्थकों को दबा सकता था, साथ ही सैकड़ों वर्षों तक फॉलन एंजल साम्राज्य पर अपना दबदबा बनाए रख सकता था। वह किसी भी तरह से साधारण नहीं था। चेन रुई ने बस उसकी कमजोरियों को पहचान लिया था। इन लुभावनी परिस्थितियों में वह आखिरकार जाल में फंस गया। अब वह उस व्यक्ति पर भी एहसान कर रहा था जिसने जाल बिछाया था। जहां तक इसाबेला की बात है, चेन रुई ने उसे पहले उच्चतम श्रेणी की काली औषधि की बजाय केवल अनंत शक्ति की एक बोतल दी। बाद में उसने ओब्सीडियन के सामने ही पुनरुत्थान औषधि निकाली। हालांकि इसाबेला को काले पोषण के अस्तित्व के बारे में पता था। हो सकता है कि वह गुप्त संगठन भी इसमें शामिल हो। बेशक काला पोषण एक चारा था।
किसी गुप्त संगठन को धोखा देना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन चेन रुई का वर्तमान लक्ष्य ऑब्सीडियन था, इसलिए वह और अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसका अंतिम लक्ष्य फॉलन एंजल साम्राज्य को नष्ट करना नहीं, बल्कि शिया को सत्ता पर काबिज कराना था। उस रहस्यमयी शक्ति से मुकाबला तो बस एक मौका था। उसे इसाबेला से दोबारा मिलना था ताकि उसकी पृष्ठभूमि का पता चल सके। ऐसा लग रहा था कि किसी तरह का रोमांटिक ड्रामा अभी भी जारी रहेगा। मुझे डर है कि जब तक चेन रुई ने फॉलन एंजल की तलवार चुराई थी, तब तक वह उसे वापस नहीं कर सका। इसाबेला की हवेली। चेन रुई को दरवाजे पर ही रोक दिया गया था। इसाबेला उससे मिलना नहीं चाहती थी। दरअसल चेन रुई को रोकने वाली महिला गार्ड भी थोड़ी हैरान थी। ये साहब हमेशा से हवेली में अक्सर आते जाते रहे थे और अक्सर हवेली में ही रहते थे। मैडम के साथ उनका करीबी रिश्ता किसी भी तरह से आम लोगों जैसा नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें अवांछित मेहमान की सूची में क्यों रखा गया है। किसी भी स्थिति में गार्डों ने अपने मालिक के आदेशों का ईमानदारी से पालन किया। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। उसने ऑब्सीडियन से कहा कि वह आज ही राजधानी छोड़कर इंसानों की दुनिया में लौट जाएगा। उसने भोज और नृत्य के निमंत्रण भी अस्वीकार कर दिए। उसे इसाबेला की पृष्ठभूमि का पता लगाना होगा। ये सिरदर्द होगा क्योंकि उसने अभी मिलने से इनकार कर दिया है। अब वह चार्ल्स का किरदार निभा रहा था, जो उससे बेहद प्यार करता था। क्या मुझे सचमुच बीच में आना चाहिए? जैसे ही चेन रुई कहानी के बारे में सोच रहा था, पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी, अरे चार्ल्स, तुम दरवाजे पर क्यों हो? चेन रुई ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि यह क्रोबेलस था। ऐसा लग रहा था कि मिस एमरल्ड ड्रैगन अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलने आई थी। तुम यूनी को ढूंढने आए हो, अंदर क्यों नहीं जाते? क्रोबेलस थोड़ा हैरान हुआ। जब तक कल्याणकारी योजनाओं और धन वितरण का दिन न हो, सुश्री एमरल्ड ड्रैगन कभी भी किसी उबाऊ बैठक में शामिल नहीं होती थीं। वे दिन भर एक उच्च पदस्थ सलाहकार की तरह लूट के लिए उपयुक्त ठिकानों की तलाश में घूमती रहती थीं। हाल के राजनीतिक मामलों के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। चेन रुई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर उस महिला गार्ड की ओर झुकाया जिसने उसे रोका था, यानी मुझसे मिलने से इनकार कर रही है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया। क्या ऐसा है? क्रोबेलस ने गार्ड से उत्सुकता से पूछा। अंगरक्षक ने सिर हिलाया और कहा, सुश्री क्रोबेलस, मैडम ने निर्देश दिया था कि वह किसी भी समय सर चार्ल्स से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा ही हुआ। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन स्वाभाविक रूप से अपनी अच्छी दोस्त के पक्ष में मजबूती से खड़ी रहीं। उन्होंने तुरंत चेन रुई को असंतुष्ट भाव से देखा। जरूर तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसे घिन आ रही होगी। चूंकि वह तुम्हें देखना नहीं चाहती थी, तो तुमने जल्दी से। उस मुद्रा में ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे भगा देगी। इस क्षण क्रोबेलस की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने देखा कि चार्ल्स ने अपनी हथेली से उसे इशारा किया, मानो वह कुछ पकड़े हुए हो। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन की सहज संवेदनशील घ्राण शक्ति ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक विशाल रत्न है। यह उससे भी बड़ा था जो उसने उसे पहले दिया था। उसने तुरंत अपना स्वर बदला, तो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूं ताकि तुम उससे अच्छी बातचीत कर सको। चेन रुई ने राहत की सांस ली। धन के सामने ड्रैगन की नैतिकता की कोई सीमा नहीं होती। क्रोबेलस को चेन रुई को अंदर ले जाते देख कुछ पहरेदार घबरा गए। उन्होंने उसे जल्दी से रोका, मिस क्रोबेलस, कृपया हमारे लिए मुश्किल न बनाएं, मैडम ने हमें निर्देश दिए हैं। इसाबेला ने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आ जा सकती हूँ। बस इस बार मुझे एक अनुयायी साथ लाना होगा। ठीक है, तो मैं अनुयायी बन जाऊंगा। चेन रुई ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वह अपना काम पूरा करने के लिए अपमान सह रहा हो। नहीं युवती। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन की दबंग और दमनकारी निगाहों ने पहरेदारों को हिलने डुलने से रोक दिया। फिर वह अपने साथियों के साथ हवेली में घुस गईं। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन में अभी भी पेशेवर नैतिकता थी और भी महत्वपूर्ण बात, उनके पास बड़े रिटर्न की दीर्घकालिक योजनाएं थीं। रत्न लेने के बाद वह चेन रुई को इसाबेला के अध्ययन कक्ष तक ले गईं। इसाबेला बेंच पर झुक गई। उसने बहुत ही कैजुअल लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसका भरा पूरा और परिपक्व स्वभाव निस्संदेह प्रकट हो रहा था। उसकी ब्रा के नीचे उसकी छाती पर उभरे दो मोहक उभारों की हल्की सी झलक भी दिखाई दे रही थी। क्रोबेलस को चेन रुई के साथ सीधे उस जगह की ओर भागते देखकर इसाबेला की भौहें तन गईं। यानी मैंने इस बदमाश आदमी को पकड़ लिया है जिसने तुम्हें नाराज किया है। तुम उसे अपनी मर्जी से सजा दे सकती हो। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन ने एक ही वाक्य से अपनी छवि को धोखेबाज से दोस्त में बदल दिया। मुझे कहना होगा कि ड्रैगन अभी भी काफी समझदार हैं। ज्यादा सटीक विशेषण होगा चालाक। सुश्री बेटी, क्या मुझे यनी से अकेले में बात करके कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां सुझाने दीजिए। क्रोबेलस कुछ कदम आगे पीछे ऐसे चली जैसे वह सोच रही हो, लेकिन उसकी पीठ के पीछे वाले हाथ ने चेन रुई की ओर वी आकार का इशारा किया। बेशक उसका मतलब जीत नहीं था, लेकिन 2 रत्न
निश्चित रूप से, जैसी कि उम्मीद थी, उसने कठिन परिस्थिति का लाभ उठाया। बिना सोचे समझे उस इंसान को सिर हिलाते देख मिस एमरल्ड ड्रैगन बहुत खुश हुईं। उन्होंने बहाना ढूंढा और हॉल में टहलने लगीं। इसाबेला एक तरफ झुक गई। उसने अपनी हथेली को हल्के से दूसरे हाथ पर रखा और एक सुंदर मुद्रा में आ गई। उसने अपनी छाती के उभारों को सहजता से ढक लिया। वह मंद मंद मुस्कुराई। क्या सर चार्ल्स को आज यहाँ आने के लिए कोई ज़रूरी काम है? हालांकि यह मुस्कान अब भी पहले जैसी ही खूबसूरत थी, पर यह एक औपचारिक भाव ज्यादा था। ये पिछली वाली से बिल्कुल अलग थी, लेकिन वह पहले भी अभिनय कर रही थी। अब ये बस एक अलग स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो आइए इस स्क्रिप्ट को आजमाएं। चेन रूई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे आपसे मिलने के लिए कोई ज़रूरी काम है? राजधानी में मेरे पास रहने के लिए कभी कोई जगह नहीं रही। यही मेरा एकमात्र घर है। इसाबेला ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जैसा कि सभी जानते हैं, सर चार्ल्स अब रीजेंट के सामने एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अगर आप बस अनुरोध करें तो एक से ज़्यादा बड़े परिवार आपको तुरंत हवेलियां और सुंदरियां दे देंगे। चेन रूई ने आह भरी, घर चाहे कितना भी आलीशान क्यों न हो, उसकी तुलना मेरे अपने घर से नहीं की जा सकती। यही एकमात्र जगह है जहां दानव लोक मुझे यह एहसास दिलाता है। हालांकि यह थोड़ा सा ही है, पर यह काफ़ी कीमती है। घर। इसाबेला ने आखिरी वाक्य को सीधे अनसुना कर दिया। उसकी मुस्कान में व्यंग्य की झलक थी। घर वहीं होता है जहां परिवार होता है। क्या सर चार्ल्स का अपना घर पहले से नहीं है? मेरा अपना घर तो है। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, वरना इसे बेवकूफ़ी ही कहना चाहिए। चेन रूई ने उदास होकर कहा, तुम सही कह रही हो। घर वहीं होता है जहां परिवार होता है। ये जगह बस तुम्हारा घर है। मेरा घर। इसाबेला थोड़ा भ्रमित हो गई, फिर उसके चेहरे पर फिर से भाव आ गए। मैं सर से बात करते हुए थोड़ा थक गई हूँ। ये निस्संदेह मेहमानों को बाहर निकालने का आदेश था। चेन रूई कुछ देर चुप रही। यानी मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? ये लेडी इसाबेला है। इसाबेला ने उसे सुधारते हुए कहा, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? कुछ उबाऊ शब्द या किसी तरह की बेपरवाह माफ़ी? क्या तुम सचमुच मुझसे इतनी नफरत करते हो? इसाबेला ने सिर हिलाते हुए कहा, औरतें हमेशा बदलती रहती हैं। कई चीज़ों के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ भावनाएं अचानक आ जाती हैं। सच में। चेन रूई ने इधर उधर देखा और पाया कि वहां कोई नहीं था। उसने धीरे से विलाप किया, तो जाने से पहले, मैं एक अज्ञानी घटिया इंसान तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, या यूं कहूँ कि कबूल करना चाहता हूँ। मेरा असली नाम चार्ल्स रोलैंड है, चार्ल्स कैम्पलॉट नहीं। रोलैंड ड्रैगन ब्राइट एम्पायर के शाही परिवार का उपनाम है। असल में मैं बस कैम्पलॉट परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान का इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीरो शाही परिवार के प्रकाश शरीर को पहचान लेगा। चेन रूई ने सम्राट रोलांड के नाजायज़ बेटे का रहस्य बताया और महागुरु शिक्षक का अतिरिक्त अध्याय जोड़ा। वह इस बार मदद के लिए दानव क्षेत्र में आया था, न केवल कैम्पलॉट परिवार के संकट को सुझाने के लिए, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए भी। वह गिरे हुए देवदूत साम्राज्य की शक्ति का उपयोग करके काले औषधि संसाधनों का उपयोग करके सम्राट रोलांड की सच्ची स्वीकृति प्राप्त करना चाहता था, ताकि बाकी राजकुमारों को हराया जा सके। चेन रूई को नहीं पता था कि इसाबेला ने ओब्सीडियन से कितना कुछ सीखा है, इसलिए उसने पूरी कहानी बता दी। असली चीज सिर्फ प्रकाश आशीर्वाद का शरीर थी। मुझे भी राजपरिवार में सर्वोच्च प्रकाश आशीर्वाद का शरीर प्राप्त है, लेकिन मुझे बचपन से ही प्रकाश जादू सीखने की मनाही थी। मैं भी राजपरिवार का प्रत्यक्ष वंशज हूँ, लेकिन मुझे केवल उन्हीं राजपुरुषों द्वारा हमेशा के लिए इस्तेमाल और अपमानित किया जा सकता है जो मेरे सगे भाई हैं। मैं तैयार नहीं हूँ। जब चेन रूई ने नाटक को दोबारा देखा तो वह पहले से ही कहानी से अच्छी तरह वाकिफ था। उसकी भावनाएं और वर्णन अपनी जगह पर थे। तो इसाबेला ने बहुत गंभीरता से सुना, लेकिन अंत में अपना सिर हिला दिया। मुझे अब तुम्हें अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बधाई देनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए मूल्य खो चुकी हूँ। चेन रूई ने मन ही मन उपहास किया, मानो चार्ल्स उसका इस्तेमाल कर रहा हो। हालांकि यह सच है, उसके तरीके ज़्यादा क्रूर हैं। अगर मैंने पहले से कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं किया होता तो घात लगाकर हमले में भले ही मैं न मरा होता, पर गुप्त जेल में ही मर जाता। नाटक अभी जारी रहना था, इसलिए उसके चेहरे पर आत्महीनता भरी मुस्कान उभर आई। दरअसल ऐसा ही होना चाहिए था। आज की बैठक में मुझे रोमेल का पक्ष स्वीकार करना चाहिए था, जो बड़े परिवार की ओर से काम कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने आखिरकार नहीं करना चाहिए वाला फैसला ले लिया। क्यों? इस दुनिया में करना चाहिए और नहीं करना चाहिए जैसी बातें बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपसे यह नहीं पूछना चाहता कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं बस इतना जानता हूं कि अब रोमेल के बिना आप वो ज़्यादा काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बस इतना है कि रीजेंट के अलावा सिर्फ आप ही हैं जो ये जानते हैं। कृपया इसे मेरे लिए गुप्त रखें। सिर्फ मरे हुए ही सबसे भरोसेमंद राजदार होते हैं। इसके अलावा
तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या करना चाहती हूँ? इसाबेला ने मनमोहक मुस्कान दी, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी थी। शायद किसी बदमाश आदमी को हमेशा के लिए गायब कर देना चाहती हूँ। ये तुम्हारी आज़ादी है। इसी तरह मेरी पसंद भी मेरी आज़ादी है। चेन रुई के दृढ़ चेहरे पर एक दृढ़ भाव था। एक पुरुष होने के नाते मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे इसका पछतावा भी नहीं होगा। यह आदमी थोड़ा नासमझ लग रहा है, लेकिन कभी कभी नासमझ होना चालाकी से ज़्यादा समझदारी भरा होता है। इसाबेला ने उसे गंभीरता से देखा। तुम्हारा वर्णन और भाव बहुत ही विश्वसनीय और प्रभावशाली हैं, लेकिन शायद मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ, इसलिए मुझे हमेशा लगता है जैसे कुछ अनदेखा कर दिया गया हो। शायद चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। मुझे माफ़ कर दो, ये बस एक औरत का अंतर्ज्ञान है। चेन रुई मन ही मन सावधान था। इस औरत से निपटना एक तरह से ओब्सीडियन से भी ज़्यादा मुश्किल था। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या चाहती है, और वह उसकी बुनियादी बातें भी नहीं समझ पा रहा था। फिर भी वह असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। इस तरह की बातें एक ही समय में सच और झूठ दोनों लग रही थीं। उसके लिए अपनी सतर्कता कम करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। दरअसल मुझे भी एक आभास है कि अगर आज की बैठक में रोमेल की योजना कामयाब भी हो जाए, तो भी यनी के पास बचने का कोई रास्ता ज़रूर होगा। शायद यह एक पुरुष की सहज प्रवृत्ति है। लेडी इसाबेला ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बजाय उसने जानबूझकर उसके शीर्षक की समस्या पर जोर दिया। बीते ज़माने में जो भी हुआ हो, वो अब खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है हम एक नई शुरुआत कर पाएंगे, है ना मिस इसाबेला? अगर आपको सचमुच लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं उस युवती की आंखों के सामने से गायब हो जाऊंगा। मिस उपाधि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चार्ल्स ने रेड स्पिरिट में पहली बार इसाबेला को देखते समय इस्तेमाल की थी। इसाबेला की आंखें थोड़ी हिल गईं। उसने बिना जवाब दिए पूछा, भले ही बहुत सारे खतरे हों और दुर्घटनाएं, फिर भी? हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन खतरों और हादसों से पहले मैं अपना वादा पूरा कर पाऊंगा। चेन रुई ने इसाबेला की आंखों में देखा। स्नोडाल लेट, निकट भविष्य में मैं पवित्र प्रकाश पर्वत पर जाऊंगा और खुद पवित्र फूल तोड़कर तुम्हें भेंट करूंगा। इसाबेला की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी आंखें तुरंत जटिल भावों से भर गईं। ये वह अनुरोध था जो उसने शुरू में चार्ल्स से किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इसे हर समय याद रखेगा। जनरल डोरेन द्वारा ले जाए जाने से ठीक पहले उसने उसका हाथ थाम लिया और यह कहा, मैं अभी तक पवित्र प्रकाश पर्वत पर व्यक्तिगत रूप से स्नो डाल लेक तोड़कर तुम्हें देने नहीं गया हूं, इसलिए मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। चेन रुई शुरू में तो बस बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक उसे उसके असामान्य मिजाज का पता चल गया। मुझे याद है कि जब डोरेन के आने से पहले मैं इसाबेला का हाथ पकड़कर कबूलनामा कर रहा था, तो वो भी थोड़ी अजीब लग रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि ये अचानक हुई घटना की वजह से है और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब सोच रहा हूँ, क्या ये स्नो डाललेट वाकई मशहूर है, या ये कोई एंट्री पॉइंट है? इसाबेला एक पल में सामान्य हो गई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। तो मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, सर चार्ल्स। सर की उपाधि उदासीन मिस्टर की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई थी। दरअसल दोनों को सर होना चाहिए था, लेकिन इस वाक्य में इसका कोई मतलब नहीं है। उसने उसे गायब नहीं किया। कम से कम दोनों पक्षों के बीच रिश्ते की यह एक अच्छी शुरुआत थी। वादा बस उसे स्थिर करने के लिए था। इस बार जांच के दौरान उसने सक्रिय रूप से इसाबेला को अपना रहस्य कबूल करके बता दिया। शायद ये रहस्यमय संगठन को काली औषधि के स्रोत के बारे में बताने के बराबर था। संगठन शायद इस अनोखे संसाधन को हासिल करने की कोशिश करने से पहले उसके साथ दोबारा कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। इससे उसके पास एक बहुमूल्य बफर समय बच गया। जब तक फॉलन एंजल की पूंजी योजना सफल होती, चार्ल्स की पहचान मास्टर आर्थर जैसी होती, जो पूरी तरह से हवा में गायब हो गया। भले ही संगठन की कई योजनाएं रही हों, वह सिर्फ एक भ्रम था। चेन रुई का उद्देश्य पूरा होने के बाद उसने समझदारी भरा इशारा किया और उसे परेशान किए बिना चला गया। स्नो डाल लेट, इसाबेला की हथेली, जिसने उसका हाथ थामा हुआ था, थोड़ी कांप उठी। उसके नाखून उसकी गोरी जैद जैसी त्वचा में गहराई तक गड़े हुए थे। उसे पता ही नहीं चला कि खून बह रहा है। उसकी कांपती आवाज़ में दुर्लभ दुख और पीड़ा के कुछ निशान थे। उसे एक अविस्मरणीय नफरत याद आ गई। जब तक क्रोबेलिस की आवाज़ नहीं आई, तब तक वह धीरे धीरे सामान्य नहीं हो सकी। चेन रुई को इसाबेला की असली भावनाओं का अंदाज़ा नहीं था। राजधानी की रणनीति खत्म हो चुकी थी। उसे एक और सुंदरी देखने जाना था। उस सुंदरी का आकर्षण इसाबेला से भी बेहतर था, लेकिन उसके लिए खतरे की मात्रा अभी भी 10 गुना अधिक खतरनाक थी। क्या वह पुनः महारानी के पास जा रहा था? इंद्रधनुष घाटी। सुश्री फेरी ड्रैगन अभी भी एक लंबी पोशाक और चश्मा पहने हुए थीं। जब उन्होंने रिचर्ड को फिर से अपनी आंखों के सामने आते देखा, तो जोला ने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी।
इस आकर्षक मुस्कान ने चेन रुई को एक पल के लिए थोड़ा खो दिया। सच कहूं तो अपनी अद्भुत सुंदरता के अलावा सुश्री फेरी ड्रैगन का शांत, सुरुचिपूर्ण और बौद्धिक स्वभाव भी आकर्षण से भरपूर है। हालांकि चेन रुई तुरंत सामान्य हो गया। वह सतर्क भी था क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि इस ताबीज में कितना खतरा है। तुम वापस आ गईं, दिन बहुत लंबा रहा होगा। बौद्धिक सुंदरी का लहजा किसी पत्नी जैसा था जो अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही हो, लेकिन उसके अगले वाक्य से उसकी असली मंशा जाहिर हो गई। क्या तुम प्राचीन रूनों के पत्थर के स्लैब वापस ले आईं? यकीनन, वह अभी भी बहुत सीधी है। चेन रुई ने सिर हिलाया और कहा, मैंने मूर नाम के उस दोस्त को बचाने के लिए रेक्विम फल का इस्तेमाल किया है। शुक्रिया अदा करने के लिए उसने मुझे बचा हुआ पत्थर का टुकड़ा दे दिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही परी ड्रैगन चमकती आंखों के साथ उसके सामने प्रकट हो गई। उसने उसका कंधा पकड़ लिया। सच में? वाह, जल्दी से मुझे दे दो। चूंकि दोनों पक्षों के बीच की दूरी बहुत कम थी, उसे जोला की हल्की सी खुशबू आ रही थी। वह उसकी छाती पर दो उभरी हुई और संतुलित खाइयां भी देख सकता था, लेकिन जोला को कोई परवाह नहीं थी। इसी तरह चेन रुई ने भी ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं की। उसने बस पूछा, तो प्राचीन रून सीखने के बारे में? कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे अच्छे सहायक हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है एक अच्छा प्रयोग विषय। दोनों ने एक साथ मन ही मन कहा। जोला की मुद्रा देखकर वह पत्थर की पटिया ढूंढने के लिए उसे नंगा कर देगी। वह उसकी अंतरिक्ष शक्ति का अध्ययन करके उसे तोड़ भी सकती थी। चेन रुई ने तुरंत भंडार से एक पत्थर की पटिया निकाली। जोला ने तुरंत उसे छीन लिया और भावुक होकर पत्थर की पटिया को सहलाया। पत्थर की पटिया पर पहले की तरह ही हवा में तैरते हुए ढेर सारे प्रतीक दिखाई देने लगे। चेन रुई ने तुरंत डीप एनालिसिस चालू किया और कंप्यूटर की तरह तेजी से उन अनगिनत प्रतीकों को रिकॉर्ड कर लिया। जोला पत्थर की पटिया की पूर्णता की जांच करने के लिए इस विधि का उपयोग कर रही थी। चेन रुई को प्राचीन रूनों के रूनों को गंभीरता से देखते हुए देखकर सुश्री परी ड्रैगन की आंखों में प्रशंसा के भाव उभरे। ये रिचर्ड वास्तव में एक अच्छा शिक्षार्थी है और ज्ञान का सम्मान करता है। अगर उसमें प्राचीन रूनों की प्रतिभा है तो मैं उसे इस संबंध में कुछ सुझाव दे सकती हूँ। रून धीरे धीरे गायब हो गया। परी ड्रैगन ने संतोषपूर्वक पत्थर की पटिया हटा दी। अचानक उसे थोड़ा शक हुआ, तुम्हारी दोस्त को ये पत्थर की पटियाएं कहाँ से मिलीं? क्या और भी हैं? चेन रुई को पता था कि उसके मन में यह सवाल बहुत समय से था। उसने जवाब दिया, मेरा दोस्त एक दानव अधिपति है। ये पत्थर की पटिया सैकड़ों साल पहले संयोग से मिली थी जब उसने और उसके कई साथियों ने एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस दुश्मन को हराया और उस दुश्मन से पत्थर की पटिया छीन ली, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसका केवल एक हिस्सा ही हासिल कर पाए। कहा जाता है कि ये दुश्मन एक अजगर है जिसके पास दानव अधिपति की शक्ति है, लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वह इन पत्थर की पटियों की शक्ति का इस्तेमाल उपचार के लिए कर रहा था, वरना अगर वे मिल भी जाएं, तो भी वे उसके विरोधी नहीं होंगे। परी ड्रैगन के चश्मे में एक चमक सी चमक उठी। दानव अधिपति ड्रैगन की चोटी। क्रिस्टल ड्रैगन, जेकब। चोट की बात करें तो शायद ये पगलियों से उस समय हुई लड़ाई का पुराना घाव था, या उसके बाद किसी शक्तिशाली दुश्मन ने उसे घायल कर दिया था। जेकब ड्रैगन शिलालेख से थोड़ा बहुत परिचित है, इसलिए उसे इन प्राचीन रून स्लैबों की कुछ अजीब शक्तियों का उपयोग करके अपने विशेष शरीर को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि केवल 2 टुकड़े ही प्राप्त हुए हैं। रून अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कई समस्याएं अनुत्तरित हैं। क्रिस्टल ड्रैगन, जेकब, जोला का जानलेवा दुश्मन था। जब जोला ने सुना कि रिचर्ड और उसका दोस्त भी क्रिस्टल ड्रैगन के दुश्मन हैं, तो उसे चेन रुई थोड़ा और पसंद आ गया क्योंकि मिस फेरी ड्रैगन को पत्थर की पटियाओं की कमी का अफसोस हुआ। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा पेश किए गए प्राचीन रूनों के कीमती पत्थर के पटिया थे। सुश्री जोला, इन 2 प्रतीकों में 7 बदलाव हैं और नियम बहुत मिलते जुलते हैं। क्या ये कुछ हद तक एक जैसे हैं या एक ही श्रेणी के हैं? चेन रुई ने कुछ देर सोचा और जमीन पर 1 दर्जन प्रतीक बनाए। एक पिछले पत्थर के स्लैब से था, दूसरा अभी वाला था। हालांकि गहन विश्लेषण में उसे सटीक उत्तर नहीं मिल सका, लेकिन वह प्रकारों और बदलावों का सटीक निर्धारण कर सका। जोला को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव उभर आए। अपनी उपलब्धियों के साथ वह स्वाभाविक रूप से इन 14 रूनों की सटीकता देख सकती थी। उन बदलावों को सटीक कहा जा सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह रिचर्ड इस क्षेत्र में इतना प्रतिभाशाली है। साथ ही जादू के घेरे, ड्रैगन शिलालेख और यांत्रिकी के ज्ञान के साथ उसे एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति माना जा सकता है। याद, ओह, क्या आप कर सकते हैं? सुश्री फेरी ड्रैगन ने आदतन हतप्रभ भाव दिखाया। उन्होंने बेतुका जवाब दिया, मुझे थोड़ी भूख लगी है। बेशक, वह फिर से शुरू हो गई। बनावटी स्तब्धता, दिखावटी मूर्खता, काला दिल। इस प्रकार रसोइयों, सहायकों और प्रयोगकर्ताओं का जीवन शुरू हुआ।
शायद 2 प्राचीन रून स्लैबों या चेन रूई की प्रबल शिक्षण प्रतिभा के कारण जोला का उसके प्रति रवैया थोड़ा बदल गया था। ये बदलाव मुख्यतः उसके अधिक सावधानीपूर्वक और लगातार प्रयोग में देखा गया था। वह तब तक आराम नहीं करती थी जब तक उसे कोई संतोषजनक निष्कर्ष न मिल जाए। मुझे विश्वास है कि यह अध्ययनशील सहायक मेरी शोध भावना से अवश्य प्रभावित होगी। दरअसल वह अध्ययनशील सहायक हर बार लगभग फूट फूट कर रो पड़ता था। बेशक वह आंसू नहीं बहाता था, बल्कि कुछ प्रयोगों की यातनाओं के कारण ऐसा होता था। सुश्री फेरी ड्रैगन के कई प्रयोग शानदार और रंगीन दिखते थे। वह राजधानी की गुप्त जेल से भी 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि खतरे की दृष्टि से वह गुप्त जेल बस एक मनोरंजन स्थल थी। गुप्त कारागार की बात करते हुए चेन रूई की अंतरिक्ष अंगूठी चुराने वाला मोटा वार्डन कबान महल की बैठक के बारे में जानकर महल की ओर दौड़ा। वह महल के बाहर उस उच्च पदस्थ सलाहकार महोदय का इंतजार करने लगा, जो अभी अभी अंदर से निकला था। उसने सावधानी से अंतरिक्ष अंगूठी चेन रूई को लौटा दी। दरअसल इस अंगूठी में छिपा खजाना बस दूसरों को धोखा देने के लिए था। इसकी कीमत कोई खास नहीं थी। मोटे आदमी के लिए यह असल में एक बड़ी कमाई थी। वह कई दिनों तक तो निश्चिंत रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि इस कैदी ने लिंकन परिवार और सैन्य मंत्री को हरा दिया है, तो मोटे आदमी कांप उठा, क्योंकि उसके मन में डर और भी बढ़ गया था। उसने तुरंत अंगूठी को ज्यों का त्यों वापस कर दिया। उसने उसमें ढेर सारे उपहार भी जोड़ दिए। है ना? चेन रूई ने अंगूठी देखी और अचानक उसकी भौहें तन गईं। मोटा आदमी बेचैन हो गया। फिर सर कंसल्टेंट ने सिर हिलाया। छोड़ो भी, मैंने पहले ही कहा था कि ये तुम्हारा इनाम है। खूब मेहनत करो, मुझे तुम्हारे बारे में पूरी उम्मीद है। ये कहकर सर कंसल्टेंट वहां से चले गए। मोटा वार्डन वहीं दंग रह गया। वह लगभग रो पड़ा, क्योंकि जब चेन रूई ने ये कहा तो उसके आसपास खड़े कई लोगों ने ये सुना। उनमें से ज्यादातर अलग अलग परिवारों के महत्वपूर्ण सदस्य थे। कुछ तो बड़े परिवारों से भी थे जो चार्ल्स को बुलाने की योजना बना रहे थे। ये लोग एक साथ हैरान दिखाई दिए। कोई आश्चर्य नहीं कि चार्ल्स जेल संख्या 13 से निकल पाया। पता चला कि उसने मोटे आदमी को रिश्वत दी थी। चाहे वरदान हो या अभिशाप, इस वाक्य ने आखिरकार मोटा आदमी भंवर में फंस ही गया। अगर वह जिंदा किनारे पर भी चढ़ जाता तो भी उसकी ढेर सारी चर्बी कम हो जाती। अगले दिनों में हालांकि चेन रूई का शरीर और आत्मा दोनों एक निश्चित सुंदरता से बर्बाद हो गए थे, अंततः उन्हें प्राचीन रूनों के संपर्क में आने का अवसर मिला। जोला के पास अब भी वही पत्थर की 12 शिलाएं थीं। चेन रूई से मिली 2 शिलाओं को मिलाकर कुल 14 शिलाएं थीं। जोला के अनुसार ये शिलाएं कई साल पहले एक खंडहर से प्राप्त हुई थीं। कुल मिलाकर 18 शिलाएं थीं। बाद में उनमें से 6 शिलाएं उसके दुश्मन ने छीन लीं। प्राचीन रूनों को देवताओं की भाषा कहा जाता था, जो अत्यंत रहस्यमयी थी। ऐसा कहा जाता था कि इससे देवताओं के रहस्यों की झलक मिलती थी। हालांकि कई साल पहले एक भयानक युद्ध के बाद देवता अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। तब देवताओं का लगभग कोई निशान नहीं बचा था। इस युद्ध का एक अंश केवल कई ऐतिहासिक सामग्रियों में ही देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे देवताओं का गोधूली बेला कहते हैं। बेशक देवताओं का जीवन अनंत था। हजारों साल देवताओं के लिए तो बस नींद के समान थे, इसलिए उनके अनुयायियों का उनमें अभी भी विश्वास था। यहाँ तक कि रोमन भी समय समय पर अपना मंत्र राक्षस देवता जपते थे। ये स्पष्ट नहीं था कि उनका विश्वास सकारात्मक था या नकारात्मक। चेन रूई की समझ में पत्थर की पटिया का प्रत्येक टुकड़ा एक बुनियादी चिन्ह के बराबर था, ठीक वैसे ही जैसे चीनी अक्षरों के बुनियादी स्ट्रोक। वे विभिन्न पाठ बनाने के लिए बड़ी संख्या में मूलभूत शब्द निकाल सकते थे। बेशक पाठ की समझ तो बस पहला कदम था। उसके बाद शब्द, वाक्यांश, वाक्य और विशिष्ट अनुप्रयोग थे। वे जटिल और गहन थे। अगर वह वास्तव में आंतरिक गहनता में निपुण हो पाता तो उसे अर्ध देवता के क्षेत्र के रहस्य की भी झलक मिल सकती थी। जोला की प्रशंसा पगलियों ने प्राचीन रूनों के मामले में दानव क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में की थी। उसने हजारों वर्षों तक इस मार्ग का अध्ययन किया था, लेकिन उसके शब्दों में उसने केवल कुछ सबसे बुनियादी बातों में ही महारत हासिल की थी। अगर वह सभी पत्थर की शिलाएं प्राप्त कर लेती तो शायद वह इसे अगले स्तर तक ले जा सकती थी। चेन रूई की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक साथ सारे पत्थर के स्लैब निकाल ले। पहली बात तो ये कि कहानी पिछली बार ही लिखी जा चुकी थी। अगर वह जल्दबाजी में अपने शब्द बदल देता तो शक पैदा हो जाता। दूसरी बात, उसे डर था कि जोला जब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो वह उससे छुटकारा पा लेगी। सुश्री परी ड्रैगन की नकारात्मक निष्ठा साफ दिखाई दे रही थी। इसके अलावा वह पगलियों की दुश्मन थी। अगर उसने उसे और ताकतवर बना दिया तो शायद भविष्य में पगलियों के लिए ये खतरनाक हो जाएगा। फिलहाल उसके लिए जोला के साथ मिलकर बाकी बचे पत्थर के टुकड़ों का ज्ञान हासिल करना ही बेहतर था। एक हद तक महारत हासिल करने के बाद वह बाकी 4 पत्थर के टुकड़ों को खुद ही समझ सकता था। जोला ने अपना ज्यादातर समय 2 खोई हुई और बाद में बरामद हुई पत्थर की शिलाओं पर शोध में बिताया था। उन्हें ज्यादा शक नहीं था।
हालांकि ये सिर्फ 2 शिलाएं थीं, लेकिन इनसे लगभग 1000 मूलभूत विकसित हुए थे। ये 12 शिलाओं के साथ मिलकर अनगिनत ग्रंथों का निर्माण कर सकते थे। इसे बेहद जटिल कहा जा सकता है। एक सहायक के रूप में चेन रूई ने प्राचीन रूनों का बहुत ज्ञान प्राप्त किया। गहन विश्लेषण ने इसमें पूरी भूमिका निभाई थी। कई परिवर्तन और संयोजन जो लगभग अविस्मरणीय थे, गहन विश्लेषण की शक्तिशाली क्रियाओं के तहत अविस्मरणीय छाप बन गए थे। वे चेन रूई के मन में अंकित हो गए थे। जितना अधिक वह प्राचीन रूनों के संपर्क में आया, उतना ही अधिक वह उस राजसी और असीम रहस्य को महसूस कर पाया, मानो उनमें दुनिया की सभी चीजें समाहित हों। अगर ड्रैगन शिलालेख और जादुई घेरे की मूल समझ ने उसे किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दिया था, तो अब वह गहरे अंतरिक्ष में था, जहां उसे पूरा ग्रह दिखाई दे रहा था। बेशक ग्रह के बाहर भी एक सौरमंडल, ग्रह और यहां तक कि असीम ब्रह्मांड था। रहस्य अंतहीन था। हालांकि चेन रूई कभी कभार ही थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता दिखाता था, लेकिन जोला को हैरान करने के लिए ये काफी था। खासकर उसकी सटीक गणना और विश्लेषण क्षमता। सुश्री परी ड्रैगन को इस सहायक की शक्ति पर और अधिक निर्भर रहने की जरूरत थी। इस समय चेन रूई ने अवसर का लाभ उठाकर एक ऐसी वस्तु निकाली जो पगलियों के रूनों में हुए बदलावों के अनुसार बनाई गई थी। उसने बताया कि यह कुछ ऐसा था जो उसे कई साल पहले एक व्यापार मेले में संयोग से मिल गया था। यह मूल रूप से ऐसी चीज थी जिसे वह समझ नहीं पाया था। अब जब उसने प्राचीन रूनों को सीखा, तो उसे एहसास हुआ कि यह उससे संबंधित हो सकता है। जोला को अचानक इसमें दिलचस्पी हो गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह एक खास तरह की मुहर है। इसमें कई ऐसे शब्द और वाक्यांश थे जिन्हें वह अपने मौजूदा स्तर पर समझ नहीं पा रही थी। ये बहुत जटिल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने उत्सुकता से प्रयोग और शोध करना शुरू कर दिया। एक सहायक के रूप में चेन रूई इस बार शोध पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जब तक वह इस सील को तोड़ पाता, पगलियो अपने शरीर पर लगे बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता और दानव अधिपति के चरम पर अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर लेता। ये शक्ति कम से कम क्रिस्टल ड्रैगन जेकब के स्तर की थी। डार्क मून की स्थिति पर विचार किए बिना भी ये स्वयं विषधर ड्रैगन के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। चेन रूई को आश्चर्य इस बात का था कि जोला ज्यादातर समय प्राचीन रूनों के प्रयोग का विषय बनी रहती थी। उदाहरण के लिए, अब वह उन 7 पत्थर के खंभों के बीच थी, जिनमें से प्रत्येक पर लगातार बदलते रून पाठ थे। ये प्रयोग अनुकरण पगलियों की मुहर में अस्पष्ट वाक्यों में से एक था। पत्थर के खंभों, जादुई घेरे और अन्य स्थानों सहित पूरी प्रयोगशाला जोला द्वारा वर्षों पहले प्राचीन रूनों के अध्ययन के लिए बनाए गए विशेष उत्पाद थे। यह इन रहस्यमय रूनों की प्रभावशीलता का काफी हद तक अनुकरण और पता लगा सकता था। 7 पत्थर के खंभे हल्के से चमक रहे थे। जोला उस एहसास का आनंद लेते हुए कलम लेकर बदलावों को दर्ज कर रही थी। सच कहूं तो परी ड्रैगन वाकई एक बहुत अच्छी शोधकर्ता और विद्वान है। वह कई प्रयोगों में जोखिम उठाने से भी नहीं हिचकिचाती। वह बिल्कुल उन महान वैज्ञानिकों जैसी है जिनके बारे में मैंने किसी दूसरी दुनिया में जाना था। हालांकि अगर कट्टरता की डिग्री को उचित रूप से शांत किया जा सकता है, तो नैतिक मूल्य थोड़ा बढ़ सकता है और नकली चक्कर की विशेषता थोड़ी कमजोर हो जाती है। हालांकि क्या यह अभी भी जोला है? वह सोच ही रहा था कि पत्थर के खंभे का प्रतीक अचानक तेजी से उछलने लगा। जैसे जैसे धड़कन तेज होती गई, वह एक अजीब सी बेचैन रोशनी से चमक उठा। रोशनी तुरंत बेहद तेज हो गई। अरे नहीं! चेन रूई अचंभित रह गया। वह जबरदस्ती परीक्षा स्थगित करने ही वाला था। इसे मत रोको! परी ड्रैगन चिल्लाए। उसके शरीर के चारों ओर तुरंत एक जादुई ढाल प्रकट हो गई। परी ड्रैगन की जादुई ढाल को दानवलोक का सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक जादू माना जा सकता था, लेकिन तेज रोशनी में एक अजीब सा नियम था। जादुई ढाल की तात्विक शक्ति तेजी से अवशोषित होकर बिखर गई। इससे पहले कि परी ड्रैगन अगला जादू कर पाती, रोशनी ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। जब चेन रूई ने परीक्षण को तत्काल रोकने के लिए बलपूर्वक उपाय अपनाए, तो केंद्र में स्थित परी ड्रैगन गायब हो गया। चेन रूई हैरान रह गया। क्या अभी अभी अंतरिक्ष का जादू चल रहा है? जोला को किसी और जगह निर्वासित कर दिया गया है, या शायद वो पार कर गई है। शुरुआत में तो ये जश्न मनाने लायक बात होनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि अभी पगलियों की मुहर हटाने के लिए शोध का एक महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। अगर टाइम एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह परी ड्रैगन को टेलीपोर्ट कर देता है, तो क्या मेरी पिछली तकलीफें बेकार नहीं जाएंगी? चेन रूई का मन बदल गया और उसने इंद्रधनुष घाटी में खोज शुरू कर दी। और अचानक उसे जोला मिल गई, जो एक पहाड़ी पर बेहोश पड़ी थी। एक थोड़ी भयावह बात यह थी कि उसके शरीर पर लंबी स्कर्ट क्षतिग्रस्त हो गई थी। सिर्फ कंधे ही नहीं, बल्कि उसकी छाती का भी पूरा हिस्सा खुला हुआ था। अगर वह लेटी भी होती, तो भी वह पूरा और आकर्षक सफ़ेद चाप, यहाँ तक कि एक छोटी सी गुलाबी कली, साफ देख सकता था। नहीं, ये परिदृश्य बहुत अवैज्ञानिक है। क्या जोला ने अंततः पैग्लियो की मुहर का रहस्य सुलझा लिया? जोला की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसे थोड़ा चक्कर सा आया, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा रहा था।
जब उसने ध्यान दिया तो असल में रिचर्ड उसे अपनी बाहों में थामे हुए आगे बढ़ रहा था। अरे यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आहा, मेरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। तत्व भी अव्यवस्थित हो गए हैं, इसलिए उन्हें कम समय में संघनित नहीं किया जा सकता। लगता है अभी रून की व्याख्या तत्वों के विघटन और अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन पर होनी चाहिए। ओह, इसमें थोड़ा सा आक्रमण भी है। ये वाक्य जड़े हुए लगते हैं। अलग अलग प्रस्तुत करने पर इनमें विशेष शक्ति होती है, लेकिन जब इन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो इनका एक और प्रतिबंधात्मक प्रभाव होता है। अब भी इतना कुछ करने का मन क्यों कर रहा है? जल्दी से उस विघटनकारी शक्ति को तोड़ दूं, तत्वों को संघनित कर दूं और इस साहसी आदमी को कोकीन के तालाब में बदल दूं। यह आदमी वाकई देखने में बहुत अच्छा लगता है। वह आमतौर पर कड़ी मेहनत करता है और स्वादिष्ट खाना बनाता है। वह एक जादुई चक्र और यांत्रिकी का भी उस्ताद है, जिसे प्राचीन रूनों में अद्भुत प्रतिभा हासिल है। वह एक प्रयोग का विषय भी है जो कड़ी मेहनत करने को तैयार है। अगर वह कोक में बदल जाए तो क्या अफसोस नहीं होगा? शायद चावल का पेस्ट या जैम। मिस फेरी ड्रैगन के अस्थिर विचार लगातार इस बात पर बदल रहे थे कि इस दुस्साहसी आदमी से कैसे निपटें। चूंकि रून की शक्ति से विघटित तत्वों को कुछ देर तक संघनित नहीं किया जा सकता था, इसलिए वह केवल बेहोश होने का नाटक कर सकती थी और उस आदमी को उसे कमरे तक ले जाने दे सकती थी। इस समय बिखरी हुई तात्विक शक्ति अंततः थोड़ी सी सघन होने लगी। इस आदमी के जादू विरोधी विचित्र शरीर को देखते हुए उसे दुश्मन को एक ही झटके में हराने के लिए अभी भी कुछ मिनट और टिकना था। चेन रूई को पता ही नहीं था कि उसकी गोद में मिस ड्रैगन परी पहले ही जाग चुकी थी। उसने उसे सावधानी से बिस्तर पर लिटाया, उसके माथे को छुआ और भौहें चढ़ाते हुए कहा, जरा सी गर्मी है क्या? आई, ये तो वाकई एक बेवकूफ़ औरत है। अभी तो बहुत खतरनाक है, पर ये रुकेगी ही नहीं। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और उसके थोड़े से खुले आकर्षक शरीर को कंबल से ढक दिया। फिर मुड़कर बाहर चला गया। जोला की लंबी पलकें हल्की सी खुल गईं। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं, मिस जीनियस, एक मूर्ख औरत हूँ? तुमने तो मेरा माथा भी छुआ था। कदमों की आहट फिर से आ रही थी। इस समय परी ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत वापस पा ली थी। इस भ्रमित विकृत व्यक्ति को मारना आसान था, लेकिन वह अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वह अचानक हमले की तैयारी कर रही थी जब उसके इरादे गलत साबित होंगे। उसका हाथ धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। हालांकि वह उसके कपड़ों में नहीं बल्कि उसके माथे पर पहुंच रहा था। वह बर्फीला था, पता चला कि वह एक गीला तौलिया था, और फिर ऐसा लगा जैसे आगे कोई हरकत ही नहीं हुई। सुश्री जोला का बरसों पुराना और शक्तिशाली जादू मानो रूई पर मुक्का मारते ही बेकार हो गया। उन्हें बेचैनी महसूस हुई। अचानक एक अजीब सा गुस्सा आया। धिक्कार है, मैं इतनी खूबसूरत और आकर्षक हूँ। इस आदमी ने मेरा फ़ायदा उठाने का मौका क्यों नहीं गंवाया? क्या मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं हूँ? एक ऐसा आदमी जिसकी दूरदर्शिता ही नहीं है। चेन रूई जोला के परस्पर विरोधी विचारों से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। दरअसल सिर्फ कैथरीन ही सुंदरता और फिगर के मामले में जोला की बराबरी कर सकती थी। इस सुंदर और आकर्षक महिला को गले लगाकर उसके लिए पूरी तरह से उदासीन रहना नामुमकिन था। हालांकि परी ड्रैगन की सामान्य प्रतिष्ठा, विशेष रूप से प्रयोगों के कारण होने वाले आघात के बारे में सोचते हुए कुछ प्रकार के मोहक विचार तुरंत भय से दूर हो गए। यदि यह प्राचीन रून न होते, भले ही चेन रूई को कुछ हिम्मत दी गई होती, तो भी वह इस भयावह सुंदरता को छूने की हिम्मत नहीं करता, जिससे पगलियो भी डरता था। जोला का प्रयोग सीधे पगलियों की मुहर से जुड़ा था। इस समय चेन रूई बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो। बेशक उसे सावधान रहना था। जब चेन रूई तौलिया बदलने ही वाला था कि उसने जोला की बैंगनी आंखें खुली देखीं। वह उसी क्षण चौंक गया। उसके हाथ हवा में जम गए। सुश्री फेरी ड्रैगन ने सतर्क भाव से कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी मदद करो, कपड़े बदलो, तौलिया बदलो। तुम अभी प्रयोग के दौरान बेहोश हो गए थे। चेन रूई ने जल्दी से समझाया। मौजूदा स्थिति को गलत समझना वाकई आसान था। अगर जोला उसे कोई विकृत व्यक्ति समझती तो उसके लिए अपनी सफाई देना नामुमकिन होता। सच में, जोला ने गीले तौलिए को अपने सिर पर छुआ। संदेह भरी नज़र से, तुमने अभी कुछ नहीं किया। मैं बस तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए पीठ पर लाद कर ले आया हूँ। मैंने तुम्हारा चश्मा तुम्हारे लिए किनारे रख दिया है। चेन रूई को डर था कि वह ज्यादा सोचेगी, इसलिए उसने अस्थायी रूप से गले लगाने को पीठ पर उठाने में बदल दिया। उसे पता नहीं था कि परी ड्रैगन बहुत पहले ही जाग गया था। पीठ पर लाद कर ले जाओ। परी ड्रैगन का स्वर और भी संदिग्ध लग रहा था। ओह हाँ, अब प्रयोगशाला में जाओ और मेरी जादुई नोटबुक ले आओ। अगर मुझे 1 मिनट में नोटबुक नहीं दिखी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की है। यह अवैज्ञानिक है। इस निर्णय का आपका आधार बहुत ही अपमानजनक है। चेन रूई ने मन ही मन विरोध किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत कमरे के दरवाजे पर गायब हो गया।
जोला ने अपने कपड़े ठीक किए और देखा कि अब तो वह एक खुला हुआ पहनावा बन गया है। जरूर इस आदमी की नज़रों ने अभी अभी मेरा फ़ायदा उठाया होगा। उसने उसके माथे पर रखा गीला तौलिया दूसरी तरफ कर दिया। वह ठंडा और आरामदायक था। ये कमीना इतना भी बुरा नहीं है। इसके साथ मेरे बेवजह के व्यवहार को भूल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे के प्रयोगों में इसका पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन ये आखिरी बार है। अगर तुमने मुझे फिर से छूने या मेरा बदन देखने की हिम्मत की तो मैं उसे कोक, चावल का पेस्ट, जैम बना दूंगी। वैसे लगता है पिछली बार नहाते समय उसने गलती से मेरे स्तन देख लिए थे। उस समय मैं भी दृढ़ निश्चयी थी। वो छोड़ो, चलो अब इस आरामदायक गीले तौलिए की वजह से इसे आखिरी बार मान लेते हैं। हाँ, यह आखिरी बार है। जब वह ये सोच ही रही थी कि चेन रूई पसीने से तरबतर हो रहा था और जादुई नोटबुक लेकर दौड़ा चला आ रहा था। जोला ने जैसे ही नोटबुक देखी, उसके उलझे हुए विचार तुरंत एक तरफ हट गए। उसने अपने माथे के बाल झाड़े और उठकर बैठ गई। आदतन उसने चश्मा लगाया और फिर नोटबुक उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। 3 मिनट बाद उतार चढ़ाव भरे बदलाव, विशेष प्रभावों में तत्वों का विघटन, अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन शामिल है। तो ये पाठ एक मिश्रित प्रकार का होना चाहिए। हाँ, इस भाग में मैं जोला ने ध्यान से रिकॉर्ड किया और विश्लेषण किया। वह उस संदिग्ध को पूरी तरह भूल गई जिसका इरादा विकृत था। ठीक है, आखिरकार हो गया। जोला उछल पड़ी। उसे अपने खुले गुप्तांग का एहसास नहीं था। उसने उत्साह से हाथ में जादुई पेन लहराया। आओ और देखो। चेन रूई जल्दी से वहां आया। जोला ने उसे इस वाक्य का विस्तृत अर्थ और प्रयोग समझाया। उसे अचानक एहसास हुआ और उसने बार बार सिर हिलाया। चेन रूई को मानना पड़ा कि जोला वाकई प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही उसके पास गहन विश्लेषण जैसा कौशल हो, लेकिन इस क्षेत्र में प्रेरणा और समझ के मामले में वह केवल परी ड्रैगन को ही आदर्श मान सकता था। इस खंड को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। चेन रूई सिर हिलाते हुए हाँ, परी ड्रैगन, तो फिर इस पाठ को संभावित के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। चेन रूई सिर हिलाते हुए हाँ, परी ड्रैगन, यदि निम्नलिखित पाठों को उलट दिया जाए तो उनके अलग अलग प्रभाव होंगे। यह मुहर में मुख्य पैराग्राफों में से एक होना चाहिए। चेन रूई लगातार सिर हिलाते हुए हाँ, परी, क्या तुम अभी मेरे साथ कुछ करना चाहते थे? चेन रूई सिर हिलाते हुए हाँ, परी ड्रैगन एक मजबूत आभा के साथ व्यंग्यात्मक हम्फ। चेन रूई ठीक हो गए। मैं निर्दोष हूँ। चेन रूई हमेशा शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को बरगलाने के लिए करता था, लेकिन अब वह आखिरकार उसमें फंस गया था। जाहिर है, कर्म का फल देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है। वाक्य पूरा होने से पहले ही उसने बिजली चमकती देखी और उसका पूरा शरीर उड़ गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसने एक विस्फोटक हेयर स्टाइल बना लिया था, बहुत ही काले दिल वाला। वह दुख और क्रोध से भर गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में वह इस नकली विस्मय के पीछे छिपे इस भयानक गुण को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। हालांकि सुश्री फेरी ड्रैगन ने अपनी शक्ति पर अच्छा नियंत्रण रखा। हालांकि किसी की शक्ल धुएंधार मेकअप वाले कलाकार से कुछ कुछ मिलती जुलती थी, फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। मुझे गले लगाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इस महिला को मूर्ख कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और मेरी सुंदरता के प्रति उदासीन। मैंने फैसला कर लिया है। अब से तुम्हें प्राचीन रूनों के हर प्रयोग में मेरे साथ चलना होगा। मिस फेरी ड्रैगन के चश्मे के सामने एक चमकती हुई रोशनी चमकी। उनका स्वर बेहद दृढ़ था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैंने विरोध करने की ताकत भी खो दी। इसमें लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। चेन रूई जहां प्राचीन रूनों के अध्ययन के लिए रेनबो वैली में अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, वहीं उसकी दूसरी योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। इस दिन फॉलन एंजल साम्राज्य के सभी लॉर्ड्स रीजेंट ऑब्सीडियन द्वारा बुलाई गई आपातकालीन लॉर्ड्स मीटिंग में भाग लेने के लिए राजधानी में एकत्र हुए। महल के हॉल में ऑब्सीडियन ने राजकुमार का मुकुट और लवेंडर रंग का आलीशान वस्त्र पहना हुआ था। उसने असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपनी कुर्सी के नीचे बैठे सभी सामंतों को शासक की नज़रों से देखा। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। कुछ सामान्य आरंभिक टिप्पणियों के बाद ऑब्सीडियन सीधे विषय पर आने लगा। इस बार सभी लॉर्ड्स को बुलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहा जा सकता है कि यह राजधानी में जल्द ही होने वाली दानव क्षेत्र औषधि प्रतियोगिता से संबंधित है। ऑब्सीडियन ने रुककर कहा, कुछ विशेष कारणों से मुझे सभी लॉर्ड्स से इस प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक संपन्न होने तक इसके प्रायोजन के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। जैसे ही उन्हें पता चला कि इस बैठक का उद्देश्य धन मांगना है, कई सरदारों ने अचानक नजरें झुका लीं। हर रियासत द्वारा राजधानी को हर साल दिया जाने वाला कर पहले से ही बहुत ज्यादा था। खासकर छोटी रियासतों के सरदार, जिनके पास आमतौर पर ज्यादा धन नहीं होता था, उस समय चुप हो गए। कोई भी जवाब देने में आगे नहीं आना चाहता था। लॉर्ड्स की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी ऑब्सीडियन को पहले से ही उम्मीद थी। इन लोगों की नज़र में सिर्फ अपना स्वार्थ था।
उनके हाथों में ढेर सारे काले क्रिस्टल के सिक्के कसकर पकड़े हुए थे। उनकी उंगलियों से एक भी नहीं टपक रहा था। पहले तुम्हें एक बात साफ कर लेनी चाहिए। इस बार मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे पैसों की मात्रा बढ़ा दूंगा। ये तुम्हें पैसे दे रहा है, यह एक बहुत बड़े इनाम के बराबर है। ऑब्सीडियन, उसका स्वर प्रबल अहंकार और आत्मविश्वास से भरा था। वास्तव में यह उसके हृदय की सच्ची अभिव्यक्ति भी थी। एक बार जब काली औषधि निकल आएगी तो निश्चित रूप से कई गुना ज्यादा लाभ होगा। मुझे पता है कि कई लॉर्ड्स बहुत अमीर नहीं हैं। आपके पास जो पैसा है वह धीरे धीरे जमा हो रहा है। अब इस धन को कम समय में दोगुना करने का एक शानदार मौका है। अगर मुझे यकीन नहीं है तो मैं ऐसे समय में लॉर्ड्स की औपचारिक बैठक कभी नहीं बुलाऊंगा। कुछ बातें मेरे लिए बताना असुविधाजनक होता है, इसलिए आपको विशिष्ट कारण नहीं पूछने चाहिए। बस मुझ पर भरोसा रखो ऑब्सीडियन लूसीफर। दौलत दुगुनी हो जाएगी। कुछ देर तक तो सरदार फुसफुसाते रहे। सुनने में तो यह आकर्षक लगता है, पर मैं वजह भी नहीं पूछ सकता। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर यह सिर्फ एक कामोत्तेजक प्रतियोगिता है तो क्या ज़्यादा पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं होगा? इससे बड़ा मुनाफा कैसे हो सकता है? हालांकि अभी अभी रीजेंट रॉयल हाइनेस का लहजा स्पष्ट रूप से गारंटी वाला था। व्हाइट फैदर एस्टेट रीजेंट रॉयल हाइनेस के आदेश के जवाब में 20 लाख काले क्रिस्टल सिक्के जारी करेगा। व्हाइट फैदर एस्टेट के लॉर्ड सिकाली ने कुछ देर सोचा और फिर आगे बढ़कर बोलने लगे। शिया के प्रति गहरा प्रेम रखने वाले लॉर्ड को वास्तव में दोनों पक्षों से लाभ हुआ। राजधानी की ओर से ऑब्सीडियन ने भी उनकी खूब सराहना की। इस बार अच्छी शुरुआत करने की इच्छा के लिए रीजेंट द्वारा उनकी सराहना जरूर की जाएगी। नागरिकों के लिए 20 लाख निश्चित रूप से एक खगोलीय आंकड़ा था, लेकिन निवेश योजनाओं के लिए ये राशि एक छोटी सी रकम थी। ऑब्सीडियन ने भौहें चढ़ाईं। जब वह बोलने ही वाला था तो एक जोरदार आवाज सुनाई दी, मात्र 20 लाख? क्या तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती? रेड स्पिरिट एस्टेट ने हमेशा रीजेंट रॉयल हाइनेस के आह्वान का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं जोश एल्विन निवेश करता हूँ 1 अरब काले क्रिस्टल सिक्के। ये वाक्य कहे जाने के बाद श्रोतागण अचानक शांत हो गए। क्या यह 1 अरब है? 1 लाख नहीं। कई लॉर्ड्स को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। लाल आत्मा के लॉर्ड जोश ने चौंके हुए सिकाली को अहंकार से देखा। उसने सभी लॉर्ड्स की चौंकी हुई निगाहों को शांति से स्वीकार किया। जोश की गहरी समझ से उसने भांप लिया था कि इसका चार्ल्स से कुछ लेना देना जरूर है। जोश को पता था कि हाल ही में राजधानी में क्या हुआ था। दरअसल चार्ल्स मामले के बाद उसके भाई सैमुअल को जोश ने छिपाया था, भागा नहीं था। जोश का मूल उद्देश्य कुछ समय तक निगरानी करना था। अगर यह सच था कि चार्ल्स स्थिति को नहीं बदल सकता तो सैमुअल को राजधानी में पेश करके उसका योगदान दिखाने में देर नहीं लगती। खैर, वह व्यक्ति उसके हाथ में था। नतीजा, जब चार्ल्स फिर से राजधानी में आया तो उसने अविश्वसनीय रूप से बड़े परिवार और सैन्य मामलों के मंत्री को गिरा दिया। वह एक ही झटके में एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। जोश खुद को शुक्रगुजार महसूस कर रहा था कि आखिरकार उसने अपनी सोची समझी शतरंज की चाल से सही कदम उठाया था। इस दौरान उसके पूरे मार्गदर्शन और गुप्त तकनीकों की मदद से सैमुअल आखिरकार दानव सम्राट के दायरे में घुसने में कामयाब हो गया। सैमुअल ने इंसानों की दुनिया में लौटने के लिए अपनी अजीब अंतरिक्ष शक्ति का इस्तेमाल किया। सैमुअल अपने भाई को लाल आत्मा द्वारा की गई बड़ी मदद के बारे में जरूर बताएगा। पिछली बर्खास्तगी और मौत की सज़ा की घटनाओं से यह स्पष्ट था कि चार्ल्स एक ऐसा किरदार था जिसने कृतज्ञता और बदला चुकाया। अब जबकि जोश कैम्पलॉट परिवार पर कुछ हद तक उपकार कर रहा था, उसे जरूर भरपूर प्रतिफल मिलेगा। चार्ल्स को रीजेंट ऑब्सीडियन का पूर्ण समर्थन प्राप्त होने का कारण इस विशाल निवेश योजना से संबंधित होना चाहिए, इसलिए जोश आगे आने में संकोच नहीं करता। उसने एक बड़ा दांव लगाया। ऑब्सीडियन जानता था कि चार्ल्स का सबसे पहला साथी जोश था, इसलिए वह उसकी कुछ योजनाओं का अंदाजा लगा सकता था। बहरहाल, सबसे शक्तिशाली पहला शॉट दागने में अगुवाई करना वाकई काबिले तारीफ था। ठीक है, लॉर्ड जोश मेरे सबसे मजबूत समर्थक होने के हकदार हैं। जल्द ही आप इस फैसले के लिए आभारी होंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आधे साल के अंदर ये 1 अरब काले क्रिस्टल सिक्के कम से कम 1.5 अरब या 2 अरब हो जाएंगे। इस बार निवेश की गई सारी धनराशि गिनने के बाद मैं किसी से हिसाब किताब करने को कहूंगा और कल तक किश्तों में वापसी की योजना की घोषणा कर दूंगा। सब लोग शोर मचा रहे थे। वह आधे साल में इतना कमा सकता है? सच में? किश्त वापसी जैसा जाना पहचाना शब्द सुनकर जोश को और भी यकीन हो गया और उसने झुककर कहा, हालांकि यह सैकड़ों सालों में जमा हुआ है, लेकिन महाराज की गारंटी और भरोसे को पैसों से नहीं नापा जा सकता। 10 दिन के अंदर यह पैसा महाराज के सामने हाजिर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑब्सीडियन ने अपनी प्रशंसा नहीं छिपाई। लॉर्ड जोश का योगदान ड्यूक तक लगभग पहुंच ही जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। शायद निकट भविष्य में रेड स्पिरिट पहले ड्यूक लॉर्ड का निर्माण करेगा।
मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ड्यूक का प्रतिनिधित्व करने वाला पदक और राज्यदंड मैं आपको स्वयं प्रदान करूंगा। दानव क्षेत्र साम्राज्य की उपाधियां अवरोही क्रम में इस प्रकार थीं: राजकुमार, राजकुमारी, केवल शाही, ड्यूक, मार्क्विस, अर्ल, विस्काउंट और बैरन। 4 लॉर्ड्स में से शिया मिडनाइट सन के लॉर्ड के वंशज थे और उन्हें राजकुमारी की उपाधि प्राप्त थी। अन्य 3 लॉर्ड्स केवल मार्क्विस थे। केवल कुछ वरिष्ठ परिवारों और साम्राज्य के प्रथम सेनापति जॉर्ज को ही ड्यूक की उपाधि प्राप्त थी। ये संकेत सुनकर जोश बहुत खुश हुआ। उसने झुककर फिर से बैठ गया। व्हाइट फैदर एस्टेट के लॉर्ड सिकली, जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था, थोड़े निराश हुए। 2 मिलियन और 1 बिलियन की तुलना करना बिल्कुल असंभव था। जोश के अप्रत्याशित रूप से बढ़त लेने के बाद कई लोगों के मन में तुरंत विचार आने लगे। 1 अरब काले क्रिस्टल सिक्के, पुरानी जागीर, रेड स्पिरिट के लिए भी एक बड़ी रकम होनी चाहिए। जोश 4 प्रमुख लॉर्ड्स में से एक है। वह हमेशा से ही हिसाब किताब रखता रहा है। अगर पूरी तरह से निश्चितता नहीं है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी संपत्ति दांव पर नहीं लगाएगा। इसके अलावा रीजेंट की गारंटी भी है। इस समय गार्ड के प्रमुख लांस ने बताया, डार्क मून एस्टेट के प्रतिनिधि गॉस हॉल के बाहर मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। ये सर्वविदित तथ्य है कि डार्क मून एस्टेट की शुरुआत ग्रिम क्राउन प्रिंस से हुई थी, इसलिए डार्क मून एस्टेट हमेशा लॉर्ड मीटिंग्स में भाग लेने के लिए केवल अपने प्रतिनिधि ही भेजता था। ओल्ड गॉस भी लॉर्ड मीटिंग्स में अक्सर आते थे। कुछ विवादों को सार्वजनिक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए ओब्सीडियन ने भी इस पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। हालांकि इस बार ओब्सीडियन ने नियम के विरुद्ध जाकर कहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, उसकी अब भी आने की हिम्मत है। क्या मैंने उसे नहीं बताया था कि इस बार डार्क मून इस बैठक में भाग लेने के योग्य नहीं है? ओब्सीडियन ने व्हाइट फेदर एस्टेट के लॉर्ड सिकाली की ओर देखा, लेकिन वह लॉर्ड्स को समझा रहे थे, डार्क मून एस्टेट का प्रबंधन को प्रबंधित और अनुचित है। वे पहले एलन कैरन की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। एक ऐसा एस्टेट जिसने इतने सारे गलत काम किए हों, वह भारी लाभ से जुड़ी इस महत्वपूर्ण बैठक में कैसे भाग ले सकता है? उनसे कहो कि अगली बार मेरी भतीजी शिया को खुद आकर माफ़ी मांगने के लिए कहें। शायद मैं डार्क मून के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों को कम करने पर विचार कर सकूं। अब उस गॉस को तुरंत महल से बाहर निकालो, उसे राजधानी से बाहर निकालो। हाँ, गार्ड लांस के जाने के बाद लॉर्ड्स ने फिर फुसफुसाते हुए कहा। रीजेंट का रवैया बहुत ही असामान्य और सख्त है। वह डार्क मून एस्टेट को इसमें शामिल नहीं होने देना चाहता क्योंकि वह नहीं चाहता कि प्रिंसेस रॉयल की संपत्ति को इससे कोई फायदा हो। ऐसा लगता है कि इस बार प्रायोजन में बहुत बड़ा लाभ छिपा है। ये सोचकर लॉर्ड्स ने अंततः अपना मन बना लिया। ब्लू लावा एस्टेट ने 1 बिलियन का निवेश किया। व्हाइट फैदर एस्टेट ने 800 मिलियन का निवेश किया। ओब्सीडियन ने अंततः अपने कठोर चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान दिखाई, मानो उसने भविष्य में विजय का मार्ग देख लिया हो। वाह! पैट्रियन समुदाय के लक्ष्य 2 को प्राप्त करने के लिए ये रहे 2 और अध्याय। इंद्रधनुष घाटी। अंदर आते समय धीरे धीरे चलें, बहुत जल्दबाजी न करें। बस ऐसे ही, अगर तुम ज्यादा जोर लगाओगे तो तुम टिक नहीं पाओगे। ठीक है, जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप इसकी गति बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही विशेष अनुभूति होनी चाहिए। यद्यपि उपरोक्त शब्द किसी अन्य अवसर पर लोगों को आसानी से कुटिलता से सोचने पर मजबूर कर सकते थे, चेन रुई ने बिल्कुल भी कुटिलता से नहीं सोचा क्योंकि यह परी ड्रैगन ही था जिसने ये सभी शब्द कहे थे। जोला अपनी क्षेत्रीय शक्ति को और मजबूत करने के लिए एक खास जादुई चक्र का इस्तेमाल कर रही थी। ये जादुई चक्र आसान नहीं था। इसके अलावा इसमें जोला की अपनी जादुई शक्ति का भी काफ़ी इस्तेमाल होता था। यह मुफ्त में काम करने वाले सहायक, रसोइये, प्रयोगकर्ता और सहायक के लिए भी एक दुर्लभ लाभ था। तुम्हारा क्षेत्र बहुत अनोखा है। ये वास्तविक क्षेत्र के बहुत करीब पहुंच गया है। हालांकि तुम्हारी शारीरिक शक्ति का स्तर दैत्य सम्राट के शुरुआती स्तर जितना ही माना जा सकता है। परी ड्रैगन ने विस्तार से समझाया, तुम्हें याद रखना चाहिए कि वास्तविक क्षेत्र कोई भ्रम की स्थिति या तुम्हारी अपनी शक्ति द्वारा निर्मित बल क्षेत्र नहीं है। यह एक दुनिया है जो आत्म केंद्रित है, प्राकृतिक शक्ति का उपयोग करती है और इच्छा शक्ति, शक्ति और आत्मा जैसे विभिन्न गुणों का संगम है। यह एक दुनिया है जो विभिन्न गुणों से परिपूर्ण है। हर क्षेत्र कला का एक अनूठा नमूना है, चाहे वह कितना भी मजबूत या कमजोर क्यों न हो। ठीक है, अब धीरे धीरे अपने क्षेत्र में प्रवेश करो। फिर उस तरह के स्थान के अस्तित्व को महसूस करने के लिए मेरे तात्विक दबाव का उपयोग करो। दानव अधिपति के शिखर पर एक सच्चे महाशक्ति और दानव क्षेत्र के शीर्ष जादूगर के रूप में जोला के क्षेत्र के बारे में विचार स्वाभाविक रूप से अद्वितीय थे। कुछ व्याख्याएं पगलियों के समान थीं, लेकिन कुछ ने क्षेत्र के रहस्य को शोध के दृष्टिकोण से अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित करके एक अलग दृष्टिकोण अपनाया था। विशेष जादुई वृत्त प्रभाव के साथ चेन रुई को शरद ऋतु क्षेत्र के बारे में, विशेष रूप से नियंत्रण के संदर्भ में, एक नई समझ और ज्ञान प्राप्त हुआ। जोला चेन रुई की प्रगति से बहुत संतुष्ट थी। फिर उसने कहा, कुछ दुर्लभ प्राचीन आंकड़ों और प्राचीन रूनों की मेरी समझ के आधार पर
ईश्वरीय शक्ति का क्षेत्र दानव अधिपतियों और दानव सम्राटों से अलग है। ये केवल किसी दृश्य की संरचना के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग नहीं है। ये जीवन का अस्तित्व है। इस प्रकार का जीवन विश्वास की एक प्रबल शक्ति प्रदान कर सकता है। इसे ईश्वर का राज्य कहा जाता है। विश्वास जीवन, ईश्वर का राज्य, क्षेत्र, विश्व। चेन रूई को कुछ शब्द समझ तो आ रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि असल में वह क्या है। वह अचानक गहरी सोच में डूब गया। काफी देर बाद आखिरकार उसने सिर हिलाया। हालांकि उसे विश्वास था कि इन प्रेरणाओं के धीरे धीरे एकत्रित होने और जमा होने के बाद अंततः किसी न किसी प्रकार का बोध अवश्य होगा। तब तक वह वास्तव में उच्च स्तर के क्षेत्र और शक्ति में निपुण हो सकेगा। चेन रूई ने अपनी क्षेत्रीय शक्ति को नष्ट कर दिया और थका हुआ जादुई घेरे से बाहर निकल गया। परी ड्रैगन के चेहरे पर हल्की थकान देखकर वह खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, सुश्री ज़ोला, धन्यवाद। ये वाक्य रेनबो वैली आने के बाद से उसने कहा हुआ सबसे सच्चा और सच्चा वाक्य था। चाहे वह प्राचीन रूनों का ज्ञान हो या अंतरिक्ष जादू और क्षेत्र का अनुभव, ज़ोला ने उसे बिना किसी संकोच के सिखाया था। कम से कम इन पलों में उसने उसे एक सच्चे सहायक की तरह माना। मैं बस एक क्षेत्रीय प्रयोग विषय प्राप्त करना चाहता हूँ, परी ड्रैगन फुसफुसाया। क्या? चेन रूई ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। क्या? वही वाक्य फिर से नकल करने लगा। वह बेहोशी का नाटक करने में माहिर थी। हालांकि चेन रूई ने अभी जो कुछ कहा वह नहीं सुना, लेकिन वह ज़ोला के हाव भाव से अनुमान लगा सकता था कि यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। सुश्री ज़ोला, हो, क्या राक्षस भंजन परीक्षण कुछ समय के लिए रद्द किया जा सकता है? मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सुनने का नाटक करते हुए रुकना जारी रखें। तुम शैतान तोड़ने वाले प्रयोग को लेकर इतने उत्साहित क्यों हो? तुम्हें तो हर रोज एक प्रयोग करना ही होगा। परी ड्रैगन ने इस बार मूर्खता का नाटक नहीं किया, बल्कि उसने गंभीरता से कहा, क्योंकि मेरा एक घातक दुश्मन है जो जादू से प्रतिरक्षित है। मुझे उसकी प्रतिरक्षित काया को तोड़ने की कोशिश करनी होगी। चेन रूई समझ गया कि वह क्रिस्टल ड्रैगन जेकब के बारे में बात कर रही थी। उसके विचार बदल गए। जादू से अछूता, ये वाकई एक बहुत ही परेशान करने वाला दुश्मन है, खासकर तुम्हारे लिए। हालांकि अगर दुश्मन जादू से अछूता भी है तो तुम उससे निपटने के लिए जादू का इस्तेमाल करके उसे शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकते हो। उदाहरण के लिए विस्फोट, प्रभाव, पतन और अन्य प्रभाव। जितना ज्यादा मैं प्राचीन रूनों को सीखता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे लगता है कि इनके रहस्य अनंत हैं। एक बार जब मैं इन रहस्यों में महारत हासिल कर लूंगा तो यह ईश्वर स्तर के शक्तिशाली लोगों की शारीरिक शक्ति को भेदने के बराबर है। मुझे तुम्हारे दुश्मन से निपटने का पूरा भरोसा है, इसलिए अब ध्यान प्राचीन रूनों पर होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे उम्मीद है कि तब तक मैं तुम्हें उससे निपटने में मदद कर दूंगा। तो के पीछे का वाक्य ही उनकी असली मंशा थी, गोलमोल बातें करने की। मौके का फायदा उठाकर फायदा उठाने की कोशिशों में कोई कमी नहीं थी। परी ड्रैगन मूर्ख नहीं थी। उसने पहले तो सिर हिलाया, लेकिन फिर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चेन रूई के पिछले शब्दों को याद करते हुए, जिनमें प्राचीन रूनों का जिक्र था, वह शक की एक झलक दिखाने से खुद को नहीं रोक पाए। चेन रूई ने सतर्कता से परी ड्रैगन के अलग अलग हाव भाव देखे। मूल रूप से दो प्राचीन रून पत्थरों की उत्पत्ति बहुत ही संयोग से हुई थी। अगर परी ड्रैगन ने इस पर विचार किया होता तो वह इसे पूरी तरह से समझ पाती और उसे कुछ गड़बड़ लग सकती थी। ज़ोला का ध्यान भटकाने के लिए चेन रूई ने तुरंत निराशा भरी नज़रों से कहा, मुझे पता था कि मैं बेकार हूँ। मैं तो बस तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा था। असल में तुम्हारी नज़र में मैं बस एक कमज़ोर मूर्ख हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मैं एक सवाल पर बहुत देर से सोच रहा हूँ। मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। आत्मविश्वास वापस आने के बाद मैं पढ़ाई करने वापस आऊँगा। बेशर्मी से चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा हूँ। हालांकि राजधानी की योजना लगभग कामयाब हो गई है और मुझे जाना ही होगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आगे के शो के लिए मंच तैयार करूं। अब प्रयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, खासकर प्राचीन रूनों के संदर्भ में। चेन रूई द्वारा समय समय पर दी गई अंतर्दृष्टि से ज़ोला को भी लाभ हुआ था। बेशक उसने चेन रूई को छोड़ने से इनकार कर दिया, जो एक अच्छे सहायक की उपाधि के साथ साथ अंशकालिक नौकरियों की एक श्रृंखला भी लेकर आया था। अपने सहायक महोदय की उदासी देखकर ज़ोला ने पलकें झपकाईं। अप्रत्याशित रूप से उसने हमेशा की तरह बनावटी स्तब्धता का भाव नहीं दिखाया, बल्कि उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, तुम गलत हो। तुम किसी भी तरह से मूर्ख नहीं हो जो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान हो। अपने सहायक को फिर से लड़ने का जज्बा दिलाने के लिए सुश्री फेरी ड्रैगन ने कुछ देर सोचा और अपनी छुपी हुई प्रशंसा के सारे दुर्लभ शब्द कहे। ज्ञान से प्रेम करता है, बुद्धि और योग्यता रखता है, शोध की भावना रखता है, लोगों का ख्याल रखता है। क्या मैंने सही सुना? ये मेरे बारे में बात कर रहा है। चेन रूई ने आश्चर्य से सुश्री फेरी ड्रैगन की ओर देखा।
सर असिस्टेंट, जो एक शेफ, सहायक और प्रयोगकर्ता भी थे, की खूबियां गिनाने के बाद सुश्री जोला ने अपना स्वर बदला। कहा जा सकता है कि आप दीर्घकालिक प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ओह नहीं, एक आदर्श जीवन साथी। आपने एक बार कहा था कि आप मेरे ज्ञान और सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। दरअसल मुझे भी आपके बारे में अच्छा लगता है। दुर्भाग्य की बात करते हुए परी ड्रैगन ने अफसोस से अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। दुर्भाग्य के पीछे कई कारण हैं, जैसे बहुत कम उम्र, बहुत कमजोर शक्ति, ड्रैगन न होना वगैरह। इन दुर्भाग्य के बिना यह आदमी एक दीर्घकालिक प्रयोग का विषय होना चाहिए। पति के रूप में एक उपयुक्त उम्मीदवार। इतने सालों में पहली बार मैं ऐसे समान विचारधारा वाले, आत्मधारणा वाले आदमी से मिली हूं। हालांकि अंत में दुर्भाग्य से लिखा था, लेकिन सामने लिखे शब्द चेन रुई को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त थे। क्या क्या क्यों? भ्रम, मते भ्रम। क्या आज मेरी श्रवण शक्ति खराब हो गई है? सुश्री जोला के चेहरे पर एक आकर्षक लालिमा को ध्यान से देखने के बाद चेन रुई को अचानक चक्कर आने लगा। यह कोई भ्रम नहीं है। क्या कामदेव ने वार किया है, या नायक के प्रभामंडल की शक्ति ने? रुको, शांत हो जाओ, शांति से इसका विश्लेषण करो। अभी तो ऐसा लग रहा है कि उन शब्दों में कोई कीवर्ड है। दुर्भाग्य से नहीं, तुमसे शादी करूंगी नहीं, एक और भी महत्वपूर्ण शब्द है। सही है, ये दीर्घकालिक प्रयोग का विषय है। चेन रुई अचानक से हर उठी। ये 4 शब्द सुश्री जोला के बाकी मार्मिक शब्दों को राख में बदलने के लिए काफी थे। ये पता चला है कि परी ड्रैगन के लिए जीवनसाथी चुनने का मानदंड वास्तव में एक दीर्घकालिक भोजन टिकट, एक दीर्घकालिक नौकर और एक दीर्घकालिक प्रयोग विषय है। अगर वह सचमुच मुझ पर फिदा हो गई तो क्या मेरा पूरा जीवन? अरे चलो जल्दी करो और प्राचीन रून्स खत्म करो। सुश्री फेरी ड्रैगन की यह बात उनके सहायक महोदय में जुझारूपन जगाने के लिए थी। अंत में वह हल्के से शर्मा गईं। उन्होंने असल में अपने जीवन साथी का जिक्र किया, हालांकि दुर्भाग्य से यह नामुमकिन था। खैर, इस अंश को भविष्य के प्रयोगों और अनुसंधान के लिए मेरे बलिदान के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद इस आदमी की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उत्साहित, भावुक, जुनूनी, नशे में। कुछ कारणों से, यद्यपि उसकी व्यक्तिपरक चेतना ने यह निर्णय ले लिया था कि यह असंभव है, फिर भी वह मन ही मन उस आदमी के भावुक भाव को देखने के लिए उत्सुक थी। कुछ महिलाओं की समस्याएं सामान्य थीं, चाहे उनकी जाति या शक्ति कुछ भी हो। हालांकि इस आदमी की प्रतिक्रिया अचंभित करने वाली थी। क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ़ आदमी, मेरी नकल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अनदेखा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिग जिग जिग, उन्मत्त विद्युत धारा की ध्वनि। चिल्लाते हुए, जिग जिग जिग, कमजोर चीख। जिग जिग, कोक के नशे में धुत वह आदमी चीख भी नहीं पा रहा था। इस समय डार्क मून सिटी का शिया चुपचाप शाही रक्षक सेनापति कागुरोन की रिपोर्ट सुन रहा था। कागुरोन ने जो बताया वह राजधानी से एक नया जादुई संदेश था। लॉर्ड मीटिंग में डार्क मून एस्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले ओल्ड गॉस को आने से मना कर दिया गया। रीजेंट ने उसे राजधानी से निकाल दिया। ये बुरी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन शिया बिल्कुल भी घबराई नहीं, मानो सब कुछ पहले से ही तय था। हालांकि कागुरोन को आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी रॉयल के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। कुछ और भावनाएं थीं जिन्हें वह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने और पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने झुककर प्रणाम किया और पीछे हट गया। कागुरोन जिन भावनाओं को समझ नहीं पाया, वे उत्साह, उमंग और उत्साह का मिश्रण थीं। उनमें किसी के लिए प्रशंसा, सराहना और थोड़ी सी लालसा भी थी। चेन रुई के अलावा इस योजना को सबसे अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति शिया था। ओल्ड गॉस को लॉर्ड मीटिंग में भाग लेने से मना कर दिया गया था। इसका मतलब था कि ओब्सीडियन ने चेन रुई पर पूरा विश्वास कर लिया था। ओब्सीडियन ने लॉर्ड मीटिंग में सार्वजनिक रूप से एक बड़े पैमाने पर धन उगाहने की योजना का प्रस्ताव रखा और डार्क मून को कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि डार्क मून पर राजधानी के प्रतिबंध और भी कड़े होते जा रहे थे, लेकिन डार्क मून के तेजी से बढ़ते विकास की मौजूदा स्थिति को अब सिर्फ प्रतिबंधों से दबाया नहीं जा सकता था। जादुई पाउडर के रूपांतरण के तहत हजारों सालों से डार्क मून को परेशान करने वाली फसल की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान हो गया था। बंजर जमीन एक उच्च उपज देने वाली और कुशल जादुई जमीन में बदल गई थी। वर्तमान में जमा भोजन की मात्रा युद्ध होने पर भी 2-3 साल तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त होगी। समस्या ये थी कि यह अभी भी रेड स्पिरिट की सहायता और डार्क शैडो साम्राज्य के कस्टर परिवार के खाद्य व्यापार पर निर्भर होने का दावा करता था। ये जादुई भूमियां केवल गुप्त खाद्य ठिकानों में थीं। जब समय सही होगा और जादुई भूमियां पूरे डार्क मून में फैल जाएंगी, तो डार्क मून एस्टेट, जहां हमेशा से भोजन की कमी रही है, दानव क्षेत्र का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन अड्डा बन जाएगा। आर्थिक रूप से खजाने की खोज में तेजी के कारण सावधानीपूर्वक तैयार की गई कई सुविधाएं और उपाय काम आए।
जब डार्क मून की विभिन्न अनुकूल नीतियों जैसे प्रचुर संसाधन और कम कर दरें मुक्त विपणन के माध्यम से दानव क्षेत्र में व्यापक रूप से ज्ञात हुई, तो डार्क मून में अधिक से अधिक व्यापारी दिखाई देने लगे। न केवल कस्टर परिवार बल्कि अन्य साम्राज्यों के व्यापारिक परिवार भी। वहाँ कई व्यक्तिगत व्यापारी भी थे। खजाने का उन्माद भले ही कम हो गया हो, लेकिन व्यापारियों की नज़र में डार्क मून अभी भी एक अनुकूल स्थान था। एक ब्रांड के रूप में प्रिंसेस रिटेल स्टोर का व्यवसाय बहुत फल फूल रहा था। इसने कई जगहों के साथ समझौते किए थे, इसलिए इसकी शाखाएं भी तेजी से खुलने लगी थीं। रात्रि बाजार की गति लगातार बढ़ रही थी, जबकि अन्य दुकानें धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। केवल नीलामी घर ही अभी भी बहुत लोकप्रिय था। प्रतिस्पर्धी दानवों द्वारा नीलामी की प्रत्येक वस्तु की कीमत अनायास ही आसमान छू रही थी। चेन रूई के पूर्व अनुमान के अनुसार इसे धीरे धीरे तर्कसंगत बनने में कुछ समय लग सकता है। डार्क मून की स्थिति अब वैसी नहीं रही जब आर्थिक जीवनरेखा पूरी तरह से रेड स्पिरिट एस्टेट के प्रतिनिधि जोसेफ के नियंत्रण में थी। इसके विपरीत मेलन परिवार के दलबदल के बाद जोसेफ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से दबा दिया गया था। किसी की रणनीति के अनुसार जोसेफ के हाथों की सत्ता भी देर सवेर डार्क मून के हाथ में चली जाएगी। जब तक वह किसी नाटक में क्लोक गैंग के अगुइले के साथ सहयोग करती रहेगी, डार्क मून की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उसके हाथों में रहेगी। अर्थव्यवस्था की तुलना में सैन्य शक्ति का विकास भी बहुत सुचारू रूप से हुआ। गैरिसन गार्ड, जो मूल रूप से एक कमजोर बिंदु था, एथेना के प्रशिक्षण के बाद एक पूरी तरह से अलग टीम लग रहा था। बैटल बॉल ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। न केवल हर खेल में अखाड़ा भरा हुआ था, बल्कि गैरिसन गार्ड और शाही गार्ड एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे। शिया ने आंतरिक सैन्य शैली की अभ्यास प्रतियोगिता शुरू करने का अवसर लिया। परिणामस्वरूप बैटल बॉल पर अभिभूत शाही गार्ड ने एक बार गैरिसन गार्ड को बुरी तरह से गाली दी। गैरिसन गार्ड ने स्वाभाविक रूप से हार मानने से इनकार कर दिया। एथेना और अरक्स के नेतृत्व में उन्होंने जमकर प्रशिक्षण लिया। इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सेना की युद्ध शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। पिछली बार चेन रूई शीलांग पर्वत से भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क लाया था। क्लोक गैंग के कारीगरों ने एक बहुत ही परिष्कृत उपकरण बनाया था, खासकर क्लोक गैंग के कारीगर मिनोटोर टोंक द्वारा हाल ही में आविष्कृत 7 गोला क्रॉसबो। एक खास जादुई प्रभाव से मंत्रमुग्ध होने के बाद इसकी मारक क्षमता अद्भुत थी। ये डार्क मून के गुप्त हथियारों में से एक था। बेशक सबसे बड़ा गुप्त हथियार काले वर्षावन में मौजूद वाइवन सेना थी। इस क्षेत्र को लंबे समय से विभिन्न जादुई मंडलों द्वारा सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में अवरुद्ध कर दिया गया था। सब कुछ योजना के अनुसार रहस्यमय और व्यवस्थित रूप से चल रहा था। चेन रूई की योजना के अनुसार सेना की ताकत अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। नींव रखने और फिर उसे और बढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा। चूंकि वह सबसे बड़ी योजना अब सफलता के करीब पहुंच रही थी, तब तक राजधानी को भारी नुकसान पहुंच चुका होगा और सभी रियासतें ऑब्सीडियन पर हमला कर देंगी। डार्क मून इस बहुमूल्य समय का उपयोग अपने तेज विकास को जारी रखने के लिए कर सकता था, ताकि दुश्मन के कमज़ोर होते ही वह और मजबूत हो सके। उस समय वे विभिन्न रियासतों के साथ मिलकर राजधानी को एक वास्तविक चुनौती दे सकते थे। चेन रूई की मूल योजना यही थी। हालांकि अब तक कई बदलाव किए जा चुके थे, लेकिन कुल मिलाकर दिशा वही रही। इसके अलावा ऑब्सीडियन को जाल में फंसाने में भी सफलता मिली थी। ये सब उस इंसान का योगदान था। शिया सोच सकती थी कि उसने कितनी मेहनत और तकलीफ झेली होगी। हालांकि लगभग हर बार मिलने पर वह अनजाने में उसे गुस्सा दिला देता था, लेकिन जब वह उसे देख नहीं पाती थी तो एक बेकाबू सी तड़प होती थी। वास्तव में मुझे चांदनी रात में दोनों की वाल्स नृत्य की याद आती है। दरअसल मैं उन 3 शब्दों का इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल मैं सचमुच उस आदमी को देखना चाहता हूँ। ये है, किसी को पसंद करने पर कैसा महसूस होता है।